हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स को लेके सीरियस हो, मतलब आपको पता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में उसमें कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपको पता है, उसमें सबसे ऊपर है जी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब केस स्टडी वाले क्वेश्चन, जिसमें वो कहानी बनाते हैं, कहानी से हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है मुश्किल लगते हैं। तो मैथ्स के पेपर में आपको जो पेपर आएगा आपका, उसमें 3 केस स्टडीज जो हैं वो आने वाली हैं। और इससे अच्छा बच्चे क्या हो सकता है कि अगर मैं आपको कहूं कि लास्ट ईयर की अगर हमें सभी केस स्टडीज जो हैं वो सॉल्व करने को मिल जाएं, प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो बच्चे, आज की वीडियो में हम 2025 की आपकी जितने भी सेट्स आए थे आपको, उन सभी की केस स्टडीज़ जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो वीडियो को एक पॉजिटिव मन से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले इस वीडियो पर लाइक और शेयर बनता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है वो पहुंच पाएँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये आपकी पहली केस स्टडी है, याद रखना, ये 2025 की सारी केस स्टडीज़ हैं इसमें, ठीक है। वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ए टेक्निकल कंपनी इज डिजाइनिंग, क्योंकि हमें यहां पर इसको पढ़ने में ही टाइम लगाना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। डिजाइनिंग ए रेक्टेंगुलर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन ऑन अ रूफ यूजिंग 300 मीटर्स ऑफ बाउंड्री मटेरियल। जो आपको लाइंस इंपॉर्टेंट लगे उसको आप अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। द डिजाइंस इंक्लूड अ पार्टीशन रनिंग अलोंग पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स डिवाइडिंग द एरिया ऑफ रूफ इनटू 2 सेक्शन। अगर आप यहां पर बच्चे देख पा रहे हो, वो ये बोल रहे हैं कि जो ये पूरा आपका सोलर पैनल का बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से ये बाउंड्री, उसको पार्टीशन किया गया है, उसमें पार्टीशन है। लेंथ ऑफ द साइड परपेंडिकुलर टू द पार्टीशन, जो इस को परपेंडिकुलर है, जो इस लाइन के इस पार्टीशन के परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है, x दी हुई है। एंड द पैरेलल टू द पार्टीशन वो कितनी दी हुई है बच्चे, वो हमें दी हुई है y। ये वाली कितनी है, y। पहले आप क्वेश्चन को समझो, ठीक है। ये आपकी पार्टीशन है, ये y लेंथ है, ये इसकी x लेंथ है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, राइट द इक्वेशन ऑफ द टोटल बाउंड्री मटेरियल यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ यूज्ड इन द बाउंड्री एंड पैरेलल टू द पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। राइट द एरिया ऑफ सोलर पैनल, क्रिटिकल पॉइंट्स, मैक्सिमम। मतलब ये क्वेश्चन जो है हमें क्लियर हो गया कि मैक्सिमा मिनिमा में से पूछा गया, तब हमारी सोच जो है ना वो थोड़ी सी उस हिसाब से हो जाती है। अब देखो इक्वेशन जो है, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द टोटल बाउंड्री मटेरियल यूज्ड इन द बाउंड्री एंड पैरेलल टू द पार्टीशन। अब यहां पर वो हमसे ये पूछ रहे हैं बच्चे कि टोटल बाउंड्री मटेरियल कितना यूज हुआ है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो देखो बच्चे, आपको पता है टोटल बाउंड्री मटेरियल जो है हमारा, टोटल बाउंड्री मटेरियल हमारा है 300 मीटर। तो अब आप देखो बच्चे, यहां पर बाउंड्री मटेरियल यूज होगा x और x, यहां पर यूज होगा, मतलब 2x हो गए इसमें, ठीक है। अब यहां पर बाउंड्री मटेरियल यूज होगा y, यहां पर इसके बीच में पार्टीशन है, वहां पर भी यूज होगा और यहां पर भी यूज होगा। ये है आपके 3y, y और y, 3y, और ये टोटल किसके बराबर है, 300 मीटर के। इस तरह से यहां पर यूज होने वाला मटेरियल है। तो इस तरह से हम पहली इक्वेशन, हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें मिल गया 2x + 3y, ठीक है। तो इसका आंसर अब लिखना चाहो, यहां पर भी लिख सकते हो 2x + 3y = 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एरिया ऑफ सोलर पैनल इन टर्म्स ऑफ x। अब देखो इसकी अगर बात करें, आपको पता है एरिया ऑफ सोलर पैनल वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लेंथ इनटू विड्थ। अब क्योंकि हमें x की फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इनटू, अब y की वैल्यू यहां से निकाल लो बच्चे, y की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितनी आएगी, 3y = 300 - 2x, और y की वैल्यू कितनी आई, 300 - 2x/3। तो यहां पर आप y की वैल्यू फिल कर दो, 300 - 2x/3। तो ये आपका आंसर है, एरिया इन टर्म्स ऑफ x। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द एरिया फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने का मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव करना और 0 के बराबर रखना है। यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है टू डिटरमिन क्रिटिकल पॉइंट एट द मैक्सिमम एरिया, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो अब ये क्वेश्चन हमें क्लियरली बच्चे पता है। अगर हम एरिया फंक्शन को ध्यान से लिखें, एरिया फंक्शन है बच्चे हमारा इस तरह से, x × 300 - 2x/3, ठीक है, यही है ना। अब इस पर प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 1/3 को बाहर रख लो, ये बनेगा जी 300x
माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो तो कितना आएगा dA/dx, ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाएँ। तो यहाँ पर कितना आएगा 300 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 कर दो। तो 4x, ये तो 0 नहीं हो सकता, इज इक्वल टू 300। तो x कितना आ गया 300/4। इसको कट करो बच्चे, इसको कट करोगे तो कितना आएगा 2 2 4 या 150। इसको भी कट कर दो 75। x कितना आ गया बच्चे 75। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। उन्होंने क्या बोला, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू डिटरमिन क्रिटिकल पॉइंट एट मैक्सिमम एरिया, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया। अब बच्चे हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना, उसमें हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होता है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो d² अपॉन dx स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव फिर से करो, 1/3 को एज इट इज, 300 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -4। तो इसका आंसर बच्चे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ढंग से नेगेटिव ठीक से ढंग से लिख दो यार। नेगेटिव आने का मतलब होता है मैक्सिमा। तो यानी कि यहाँ पर हमारा एरिया क्या होने वाला है बच्चे, मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमम होने वाला है और मैक्सिमम एरिया भी फाइंड करने को बोला है, तो मैक्सिमम एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम एरिया कैसे फाइंड होगा, ये एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो x को 75 लिख लो, 300 माइनस 2 इंटू 75 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व कर लो जी, 75 300, ये 150 बना, 150/3। इसको भी कट करो तो 3 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3750। ये आपका बच्चे मैक्सिमम एरिया आएगा 37। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अब देखो इसका एडिशनल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या लिखा है, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया ऑफ द कंपनी इंक्लोज विद द 300 मीटर बाउंड्री मटेरियल कंसिडरिंग द पैरेलल पार्टीशन। तो वही क्वेश्चन है बच्चे, वही क्वेश्चन है, बस इसमें जो है हमें वो क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है। ये आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट था। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट है जो ऑप्शन में है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, देखो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट तो यही रहता है हमारा, x जो है वो 75 ही आएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 70 क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट, अब डेरिवेटिव कितना अपना, डेरिवेटिव है जी अपना, डेरिवेटिव है dA/dx इज इक्वल टू 1/3 300 माइनस 4 इंटू एक्स। ये आपका डेरिवेटिव है। इसमें क्या करना होता है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। तो 75 से पिछला नंबर 74 है, यहाँ पर अगर आप फिल करोगे बच्चे, अगर आप 74 फिल करोगे तो आपका बच्चे आंसर आएगा 74 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 74 को 4 से, वो 4 यहाँ पर 74 फिल करोगे ना, तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव। और अगर आप यहाँ पर 76 फिल करोगे, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव हम साइन चेंज करते हैं तो बच्चे वैल्यू कितनी होती है, वो मैक्सिमम होती है या मैक्सिमा होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो इस तरह से ये पहली केस स्टडी बच्चे जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड केस स्टडी की बात करते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस स्टडी में बच्चे देखो, सेकंड केस स्टडी में क्या है, क्लासरूम टीचर इज कीन टू एक्सेस द लर्निंग ऑफ अ स्टूडेंट्स टू कंसेप्ट द रिलेशन टॉट टू देम। शी राइट्स द फॉलोइंग 5 रिलेशन एंड डिफाइंड। अब देखो बेसिकली यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड किया गया 1 2 3 पर, कुछ रिलेशंस लिखे गए हैं यहाँ पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखा जाए तो MCQs में से निकाल के क्वेश्चन है वो पूछ लिया। आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट ट्रांजिटिव, और सॉरी बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव है। देखो बच्चे रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव ये नहीं हो कि इसमें डबलेट नहीं है। अब इन दोनों में ही है, इन दोनों में ही है, तो रिफ्लेक्सिव ये है। ठीक है, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो डबलेट तो हमेशा ट्रांजिटिव होते ही हैं। 1 2 को चेक करो तो 1 2 भी ट्रांजिटिव है और ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये पहला रिलेशन बन गया R4। ठीक है, पहले का आंसर कितना आएगा R4। इसको भी चेक करो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है। ट्रांजिटिव चेक करना, बट ये बच्चे सिमेट्रिक बन रहा है। 1 2 का उल्टा 2 1, 3 2 का, तो ये नहीं है। तो यहाँ पर अकेला कितना आंसर आएगा बच्चे, यहाँ पर कितना आंसर आएगा, ये आएगा जी आपका R4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड
सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो। अब देखो बच्चे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हमें ढूंढना है। अब फिर से वही है, ये तीनों चेक नहीं करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब ये बच्चे रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ये देखो सिमेट्रिक भी है, ठीक है, ट्रांजिटिव ये नहीं है। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो यहाँ पर 1 2 यस 1 2 बिलोंग्स टू R5, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है R5, ये देखो। बट 1 3 यहाँ से तीसरा पेयर क्या मिलेगा, 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया बच्चे, यहाँ पर हमारा आंसर आया R4। तो R4 वो रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सॉरी R5 है बच्चे, R5। तो ये R5 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये नहीं है, तो R5 यहाँ पर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, जो सिर्फ सिमेट्रिक हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सारे पेयर चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, सारे पेयर चेक करने पड़ेंगे। तो ये देखो इसको चेक करते हैं, आ जाओ। अब देखो ऑब्वियस सी बात है बट ये सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी बच्चे नहीं है क्योंकि इसमें 2 2 नहीं है, तो ट्रांजिटिव ये नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक ये है, सिमेट्रिक ये है, ठीक है। सेम वे से ये बच्चे सिमेट्रिक नहीं है, इसको चेक करने की नीड नहीं है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, यस, ठीक है, सिमेट्रिक ये है, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, ट्रांजिटिव 1 1 भी है, 2 2 नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी ये नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है बट ये रिफ्लेक्सिव भी है। तो इसलिए हमारे ऑप्शन में कौन कौन से आ रहे हैं, सिमेट्रिक हो सिर्फ, एक तो R1 आ रहा है, ठीक है, और ये R3, तो R1 एंड R3, इसका आंसर बच्चे कितना आएगा, R1 एंड R3। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये केस स्टडी तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी, और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत से 13 सीरीज में PYQ से बहुत से प्रैक्टिस किए हैं। व्हाट पेयर शुड बी एडेड टू द रिलेशन R2 टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो R2 को यहीं पर लिखते हैं, R2 है हमारा, देखो R2 को लिखते हैं, R2 है हमारा, तो इसको हमें इक्विवेलेंस बनाना है। तो सबसे पहले तो बच्चे इसमें ये पेयर ऐड करने पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव होने के लिए, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए 1 2 का उल्टा 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा, 1 3 का उल्टा 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, 3 2 का उल्टा 2 3 भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, आपको पता है रिलेशन हमारा किस पर डिफाइन है, 1 2 3 पर। इसमें A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 3, इसमें 3 9, तो यहाँ पर देखो सारे पेयर आ गए, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सारे पेयर ही आ गए, मतलब पूरा रिलेशन हमने लिख लिया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मिनिमम कौन से पेयर ऐड करने पड़ेंगे वो मैंने आपको लिख के दिखा दिए, ठीक है। इस तरह से ये केस स्टडी हमने बहुत आसानी से जो है वो सॉल्व कर ली। आ जाओ, आपको पता है ये सेट ए है आपका, ठीक है, ये 2025 का सेट ए है। अब इसमें ऑब्वियस बात तीसरी केस स्टडी किसमें से आएगी, यस, प्रोबेबिलिटी में से। ए बैंक ऑफर्स लोन टू इट्स कस्टमर। जब भी आपको लगे ना कि प्रोबेबिलिटी में से केस स्टडी आई है, उससे एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में हमेशा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट। नेमली देखो यहाँ पर बैंक जो है वो लोन ऑफर कर रहा है फिक्स्ड रेट पर, फ्लोटिंग रेट पर और वेरिएबल रेट, पता हो चाहे ना हो, बट आपको क्वेश्चन करना है। फ्रॉम द पास डेटा विद द बैंक इट इज नोन दैट कस्टमर अवेल्स लोन। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर फिक्स्ड रेट की बात हो रही है, ठीक है, फ्लोटिंग रेट की बात हो रही है, इसको आप चलो बाद में लिखेंगे, फ्लोटिंग रेट की बात हो रही है और वेरिएबल रेट की बात हो रही है। इट इज नोन दैट कस्टमर अवेल्स अ लोन ऑन फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट। अब से प्रोबेबिलिटीज ये हुई हैं कि कस्टमर जो है वो ये वाला लोन लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, इसकी 20% है और इसकी 70% है। ए कस्टमर आफ्टर अवेलिंग अ लोन कैन पे द लोन और डिफॉल्ट ऑन अ लोन। पता है बच्चे, अगर कोई लोन बंदा ले लेता है, वो या तो लोन को पे करेगा पूरा, या वो उसको वो डिफॉल्टर हो जाएगा, मतलब वो लोन को पे नहीं करेगा। द बैंक डाटा सजेस्ट द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन डिफॉल्ट्स ऑन अ लोन आफ्टर अवेलिंग एट अ फिक्स्ड प्राइस। अगर कोई पर्सन जो है डिफॉल्ट करता है लोन पर, वो लोन को आफ्टर अवेलिंग द लोन वो डिफॉल्ट कर जाता है
एट फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट एंड वेरिएबल रेट इज 5%। मतलब इसमें से डिफॉल्टर बंदे जो हैं वो कितने निकलते हैं, इसमें से डिफॉल्टर बंदे जो हैं वो कितने निकलते हैं, 5% ये वाले हैं, 3% ये वाले हैं और 1% ये वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कस्टमर आफ्टर अवेलिंग द लोन विल डिफॉल्ट द लोन रीपेमेंट, वो डिफॉल्ट होगा। एक कस्टमर आफ्टर अवेलिंग द लोन, आफ्टर पेमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही अवेल द लोन एट अ वेरिएबल। यस, तो बच्चे ये बेस थ्योरम है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बेस थ्योरम जो है बच्चे उसमें से थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम क्वेश्चन आपको पक्का आने वाला है, तो ये वही है। अगर अब आपको ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर आफ्टर अवेलिंग द लोन विल डिफॉल्ट ऑन लोन रीपेमेंट। मतलब बंदा जो है वो डिफॉल्ट करेगा। ठीक है, अब देखो बंदा जो है वो डिफॉल्ट करेगा, तो ऐसा करो, इसको नेम दो, इसको नाम रखो, इसका नाम रखो E1, इसका नाम रखो E2, इसका नाम रखो E3, और मैं इसको हमेशा ना A सपोज करता हूँ जो चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पर किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है बच्चे PA की, कि वो बंदा डिफॉल्टर है। अब आप खुद सोच के देखो, बंदा लोन में डिफॉल्टर निकला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है सर? इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे लिखेंगे कि हो सकता है उसने फिक्स्ड रेट से प्रोबेबिलिटी की लोन लिया हो, उसके बाद उसने की डिफ़ॉल्ट हुआ है। ये भी सर हो सकता है कि उसने एक फ्लोटिंग रेट से लोन लिया हो, उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट कर गया। ये भी हो सकता है कि उसने बच्चे जो है वो फिक्स्ड रेट वेरिएबल रेट पर की हो और उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट कर गया। ये आपका क्वेश्चन है बच्चे सारा। ठीक है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? E1 आपके सामने है 10, 20 और ये कितनी है फ्लोटिंग रेट की 10/100। इसकी कितनी है 20/100। इसकी कितनी है 70/100। ठीक है, अब A/E1 इसको पढ़ो। इसका मतलब क्या है कि उसने फिक्स्ड रेट पर लिया, बट वो ये ले चुका है फिक्स्ड रेट पर, उसके बाद डिफॉल्ट हो गया। फिक्स्ड रेट पर लिया और उसका डिफॉल्ट की कितनी पोजीशन है 5%, फिर 3%, फिर 1%। तो यहाँ पर कितना आएगा 5/100। ठीक है, यहाँ पर 3/100 और यहाँ पर 1/100। तो कितना आया ऊपर 50, यहाँ पर कितना आया 60 और यहाँ पर 70। आपको पता नीचे तो 10,000, मैं इसलिए हमेशा कट नहीं करता इसको। तो मेरे पास कितना आ गया 180/10,000। तो ये बच्चे आपका आंसर है। तो ये बच्चे आपका आंसर है जो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, एक कस्टमर आफ्टर अवेलिंग द लोन डिफॉल्ट। एक कस्टमर ने लोन लिया एंड डिफॉल्ट ऑन द लोन पेमेंट, रीपेमेंट, मतलब वो डिफॉल्ट कर गया। What is the probability? वो डिफॉल्ट कर चुका है। What is the probability लोन अवेल्ड एट अ वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट? वेरिएबल रेट कौन सा है E3। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सी चीज हो चुकी है वो डिफॉल्ट कर चुका है, मतलब A। यहाँ पर बच्चे ये चीज हमें पता करनी है सेकंड क्वेश्चन में, और इसका आपको फॉर्मूला बच्चे पता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये बेस थ्योरम है, यहाँ पर A/E3। और आपको पता है नीचे क्या लिखते हैं, मैं आपके लिख देता हूं E3। और ट्रस्ट में बच्चे, जो हमने टाइम लगाना था वो लगा चुके हैं। इन सब का आंसर मुझे पता है। कैसे पता है, ये देखो E3/A। इसकी वैल्यू मेरे को पता है, E3 की वैल्यू देखो 70 कितनी आएगी 10,000। और नीचे वाला ये सारा पड़ा कितना है, इसलिए मैंने कुछ भी कट नहीं किया था, 180/10,000। और ये आपस में बच्चे कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया 70/180। इसको कट करना हुआ कट कर लेना, और ये हमारा आंसर है। तो सेट ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेट 2 की बात करते हैं, सेट बी की बात करते हैं। अब उसमें पहली केस स्टडी कहाँ से आई है? ऑब्वियसली बात है, ये मुझे रिलेशन फंक्शन में से लग रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कॉम्पिटिशन विद पार्टिसिपेंट्स एज स्पीकर्स। देखो ये स्पीकर्स हैं जो उनकी पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, उनको स्पीकर से डिनोट किया उन्होंने S1, S2, S3 एंड S4। दीज आर जज्ड बाय जजेस। ये ऑब्वियसली बात है, इनको जज करने से जजेस हैं वो कौन से हैं? J1, J2, J3। 3 जज हैं और 4 जो हैं बंदे वो पार्टिसिपेंट है। ठीक है, ईच स्पीकर कैन बी असाइंड 1 जज। ईच स्पीकर को, हर एक स्पीकर को एक जज असाइन होगा। लेट आर बी दी रिलेशन। आर एक रिलेशन है S to J। रिलेशन कैसा है? एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है। स्पीकर एक्स इज जज्ड बाय जज वाई। तो ये आपका रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्वेश्चन देखो क्या पूछे हैं, हाउ मैनी रिलेशन। देखो यार बहुत ईजी है, आपको पता है बच्चे, ये आपका एस सेट है।
जिसमें S1, S2, S3, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, चलो S1, S2, S3, S4 है, यहाँ पर ये जज है J1, J2, J3, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा है, आपको पता है नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पहले सेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन दूसरा सेट, तो 2 की पावर 4 इंटू 3, तो 2 की पावर 12 इसका बच्चे आंसर आ गया, 2 की पावर 12 इसका आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो केस स्टडी में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, जस्ट वो मन में है कि वो केस स्टडी मुश्किल होती है, बट एक्चुअल में वो इतनी मुश्किल नहीं होती। ए स्टूडेंट आइडेंटिफाइज ए फंक्शन फ्रॉम S टू J, ये फंक्शन है S1 J1 के साथ अटैच है, चेक इट इज बाइजेक्टिव। देखो ये तो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ डायरेक्टली। देखो अब ये फंक्शन हमारा डिफाइन कैसे है, S1, S2, S3, आपको देखते ही पता लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि रियल पर्सन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है। अब देखो उन्होंने बोला फंक्शन कैसे डिफाइन है, S1 जो है वो J1 के साथ अटैच है, S2 जो है वो J2 के साथ अटैच है, S3 जो है वो J2 के साथ अटैच है, S4 जो है वो J3 के साथ अटैच है। ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन तो बन गया क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज है। अब उन्हें पूछा बाइजेक्टिव है, तो नो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव। आपको पता है बाइजेक्टिव का ग्राफ ऐसे नहीं होता, नो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव एज S2 एंड S3 हैव सेम इमेज J2 therefore not 1 1, और अगर वो 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव का तो क्वेश्चन ही नहीं है। आपको पता है बाइजेक्टिव का ग्राफ जो है वो ऐसे ही होता है, मान लो बराबर होने चाहिए एलिमेंट इस तरह से, ये होता है बाइजेक्टिव, और क्लियरली वो बाइजेक्टिव नहीं है। तो 2 क्वेश्चन में 2 नंबर हमने कर लिए। हाउ मैनी 1 1 फंक्शंस कैन बी रिटन फ्रॉम सेट S टू सेट J। अब क्वेश्चन ये देखो कितने नंबर का है, 2 नंबर का। और अगर आपने मेरी रैपिड रिवीजन सीरीज या NCERT वन शॉट वाली वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स S में जो हैं वो ज़्यादा हैं। और देखो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखना, S में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 फंक्शन तो बन ही नहीं सकता। तो यहां पर किसका आंसर कितना आएगा, 0। और इस 0 को लिखने के लिए, मतलब इस 0 को सिर्फ लिखने के लिए हमारे पास कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। अब इस क्वेश्चन की बात भी कर लेते हैं, एडिशनल क्वेश्चन है ये। अनदर स्टूडेंट्स कंसिडर रिलेशन, उसने एक रिलेशन बनाया इस तरह से इन सेट S, उनने सेट S पर ही रिलेशन बनाया, ठीक है। राइट द मिनिमम ऑर्डर पेयर्स टू बी इंक्लूडेड R1 सो दैट R इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखो रिलेशन बच्चे ने बनाया इस तरह से S से S तक, ठीक है। अब उसमें रिलेशन 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, S1, S2, S2, S4। अब वो बोल रहे हैं कि कौन से मिनिमम पेयर्स वो ऐड करे ताकि वो रिफ्लेक्सिव बन जाए, है ना। रिफ्लेक्सिव बनने के लिए तो आपको पता है S1 और S1 को ऐड करना पड़ेगा, S2 को और S2 को ऐड करना पड़ेगा, S3 और S3 को ऐड, S4, S4। अब देखो बच्चे, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात सिमेट्रिक तो है ही नहीं है ये, ठीक है। S1 का S1 S2 का उल्टा S2 S1 है नहीं है, तो ऑब्वियसली बात सिर्फ 4 पेयर हमने ऐड किए और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन गया, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म है, ठीक है। सेट बी है ये आपका। तो सेट बी की दूसरी केस स्टडी है जी आपकी 3 पर्सन्स विज अंबर, बोन्जी एंड कॉमेट, नाम पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, आर मैन्युफैक्चरिंग कार्स विच रन ऑन पेट्रोल एंड ऑन बैटरी। आई थिंक ये प्रोबेबिलिटी के, यस प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान से पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे इसका। 3 पर्सन अंबर, ओके, वो ना प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, बोन्जी एंड कॉमेट। तो 3 जने हैं जी, वो कार मैन्युफैक्चर करते हैं ऑन पेट्रोल एंड बैटरी। देयर प्रोडक्शन शेयर इन द मार्केट इज 60%। ये 60% कार बना रहा है, ये 30% कार बना रहा है, ये 10% कार बना रहा है। ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन कैपेसिटी 20%, 10% एंड 5%। अब ये बच्चे इलेक्ट्रिक कार्स कितनी है इसमें से,
इलेक्ट्रिक कार्स टोटल में से 20% हैं इसकी 10% इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इसकी 5% इलेक्ट्रिक कार्स हैं। ठीक है, डाटा समझ में आ गया आपको। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड कार इज एन इलेक्ट्रिक कार। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमें बेसिकली इसके नाम रख लो यार, वही मैं जो आपको हमेशा बोलता हूँ, ये रख लो E1, फिर थोड़ा ईजी रहता है E2, E3, और ये इसको आप A बोल दो। क्या पूछा है कि रैंडमली सिलेक्टेड कार जो है वो इलेक्ट्रिक कार हो, वो इलेक्ट्रिक कार, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक कार्स तो जो है वो तीनों कंपनी, तीनों बंदे बना रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे। हो सकता है कि वो E1 ने बनाई हो, और अगर E1 ने बनाई है तो E1 में से चांस है कि उसके इलेक्ट्रिक कार हो। E1 सेलेक्ट हो चुका है, मतलब E1 से बन चुकी है और वो इलेक्ट्रिक कार है। या ये भी हो सकता है सर कि E2 ने बनाई हो और उसकी इलेक्ट्रिक कार हो, या सर ये भी हो सकता है कि E3 ने बनाई हो और उसकी इलेक्ट्रिक कार हो। तो देखो यार कितना आसान है ये। अब जस्ट हमें डाटा फिल करना है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। E1 कितना है बच्चे, 60 30 10, सॉरी 60 ये 30 है बच्चे और ये 10 है। ठीक है, अब देखो A/E1 मतलब वो, देखो A/E1 का मतलब क्या बना, इसको पहले समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक का कार जो है वो E1 ने बनाई है, मतलब एम्बर ने बनाई है। अब वो बनाई है, उसके चांसेस कितने हैं कि इलेक्ट्रिक कार है, 20%। तो 20 10 और 5, तो यहां पर कितना आएगा 20 प्लस यहां पर कितना आएगा 10, यहाँ पर कितना आएगा 5। तो सेम वही कैलकुलेशन, नीचे 10,000 आएगा, तो यानी कि ऊपर कितना आया 1200, 350, तो नीचे 10,000, तो ये बन गया 1550/10,000। यस, मेरा आंसर भी जो है बिल्कुल एक्यूरेट है बच्चे। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड कार इज अ पेट्रोल कार। ओके, पेट्रोल कार का उन्होंने पूछ लिया, वैसे ये और में है, हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब पेट्रोल कार कैसे करेंगे। अब ये पेट्रोल कार हमारे क्वेश्चन में है तो नहीं थी, बट फिर भी हम कर लेते हैं, इसको यहां पर करते हैं। तो पेट्रोल कार को P लिख दूं, ठीक है, या ऐसा करो पेट्रोल कार को आप B लिख दो। B का मतलब क्या है, पेट्रोल कार। तो कैसे करेंगे, पेट्रोल कार की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो E1 ने बनाई होगी और हो सकता है ये देखो उसमें से पेट्रोल कार आ जाए, या वो E2 ने बनाई होगी और हो सकता है वो पेट्रोल कार हो। ये देखो जी सेम उसी मतलब कि बोलते हैं ना, उसी पैमाने पर सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैसे ऑप्शन में था, हमें तो सारे ही करने हैं पर। तो इसको कैसे करेंगे, ये पर आपको पता है 60/100, और ऑब्वियसली बात है बच्चे, 60 में से 20% कार्स जो हैं, 20% देखो 20% व्हीकल जो हैं बच्चे वो आपके इलेक्ट्रिकल है, तो बाकी 80% व्हीकल कितने हैं, 80% व्हीकल कितने हैं, वो पेट्रोल कार ही है। इसका उल्टा लिखी जाओ, 30/100 इंटू 90/100 प्लस 10/100 इंटू 95/100। ये लो जी, इसको भी सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा 4800, 2700, 950/10,000। तो कितना आंसर आएगा बच्चे, कितना आंसर आएगा, ये आएगा 8450। मैंने कैलकुलेशन होता है कि मेरे को ऐसा होता है कैलकुलेशन पहले से करके रखूं, ताकि हमें कम से कम यहाँ पर टाइम वेस्ट हो और कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ए कार इज सिलेक्टेड एट रैंडम इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉमेट। अब कॉमेट कौन सा था, कॉमेट था जी आपका E3। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ो, कार जो सिलेक्टेड फाउंड टू बी, वो इलेक्ट्रिक कार फाउंड हो चुकी है, तो इसका मतलब ए जो है वो नीचे आएगा, इलेक्ट्रिक कार फाउंड हो चुकी है और पता करो वो कॉमेट ने बनाई है, तो E3/A हमें पता करना है। कैसे फाइंड करेंगे, E3 इंटू A/E3, और नीचे वही लिखेंगे बच्चे। अब देखो बच्चे ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको E3 की वैल्यू तो पता ही है कितनी आएगी, यहाँ पर 50/1000, 50/1000
10,000 और नीचे आएगी, नीचे आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हो इसको, 1550 बाय 10,000, तो ये भी आपस में कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 50 बाय 1550, ये आपका आंसर है। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। चलो जी, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है, वो भी कर लेते हैं। ए कार इज सेलेक्टेड एंड डायनामो इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक, सेम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ओके, एम्बर और जोनी। देखो इसका मतलब क्या है, देखो वो फाउंड हो चुकी है, इलेक्ट्रिक कार फाउंड जो है वो हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक कार है। अब हमें ये पता करना है, अब हमें बच्चे ये पता करना है कि वो या तो पहले वाले ने बनाई हो या दूसरे वाले ने। तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है, चाहे पहले वाले ने बनाई हो चाहे दूसरे वाले ने। आप क्या करो, ये किसने बनाई थी, ये E3 ने बनाई थी, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 1550 माइनस 50, तो मेरे पास वो सारे केस आ जाएंगे, तो मेरे पास वो सारे केस आ जाएंगे। ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर, यस बिल्कुल सही है। तो मेरे पास वो सारे केस आ जाएंगे जिसमें कार यहाँ तो E1 ने बनाई होगी, ठीक है, एम्बर ने या बॉन्जी ने, ठीक है। तो इस तरह से ये केस स्टडी बच्चे हमारी जो है वो कंप्लीट है। अब देखो बच्चे, अगर इस केस स्टडी की बात करें, मतलब कि पेपर सेट की जो है लास्ट केस स्टडी है, स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन। द लाइट्स आर सेट अप इन सच अ वे दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट at any point x meters from the start of the street can be modeled by fx is equal to e sin x where x is in meter. So समझ नहीं आया लाइन में को। The lights are set up in such a way that the intensity of light at any point x meters away from the start of the street can be modeled. अच्छा, इसका मतलब ये है कि स्ट्रीट लाइट जो है वो कितनी दूरी तक लाइट कर रही है, वो इस इक्वेशन से हमें दिखाया गया। फाइंड द इंटरवल ऑन विच द एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वेरीफाई दैट द क्रिटिकल पॉइंट एंड द लोकल मैक्सिमम। देखो यार कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये कहानी किसी काम की नहीं है, हमें जस्ट उन्होंने इक्वेशन दी है ये वाली, और उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चेक करना है। तो ऐसा करो, इसका डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स, ई एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन एक्स एज इट इज, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स। अब आपको पता है, थोड़ा ढंग से लिख लो, ई एक्स कॉमन ले लो, तो साइन एक्स प्लस ई एक्स। अब क्रिटिकल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए भी इसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, ई एक्स जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता, चेक कर लेना, कोई भी वैल्यू फिल कर लेना। ई की ई होता है 2.7 कोई समथिंग होता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कभी भी वो जीरो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कौन जीरो है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। इसका मतलब tan x इज इक्वल टू -1। अगर tan x जो है बच्चे वो -1 है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात, देखो यहाँ पर इंटरवल कौन सा है, 0 से पाई तक है, तो x की वैल्यू हम एक ही लेंगे, वो कितनी है, 135। कई बच्चों को इसमें डाउट होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो tan x कितना निकालना है हमें, -1, तो बेसिकली tan x आप 1 देख लो, 1 होता है कहाँ पर, 45 पर। तो अब आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो अब इसके मल्टीपल पढ़ना स्टार्ट करो। 45 1 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 45 3 ज़ा 135, 45 4 ज़ा 180। अब ये तो बिल्कुल बॉर्डर पर आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बॉर्डर में है, तो यही वैल्यू आई जो सेकंड क्वाड्रेंट में गई, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 135। तो ये आपका मतलब वो आ गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो आपको पता है इंटरवल है 0 और 180 मतलब पाई के बीच में, और यहाँ पर है 135 डिग्री। हमें जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है वो चेक करने हैं। आपका डेरिवेटिव आपके सामने पड़ा है, डेरिवेटिव है जी हमारा एफ डैश एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर आप यहाँ पर एफ डैश 0 ही फिल कर लो, तो साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव। अगर आप एफ डैश पाई की वैल्यू फिल करो, तो साइन पाई अगेन 0 होता है, कॉस पाई कितना होता है, -1, तो यहाँ पर आ रही है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात हो रही है, तो हमारा बच्चे इंक्रीजिंग कहाँ पर हुआ, इंक्रीजिंग हुआ जी हमारा, ये देखो इंक्रीजिंग हुआ हमारा 0 से लेके
3π/4 मतलब 135, ठीक है, और डिक्रीजिंग कहाँ पर हुआ 3π/4 से लेके पाई तक। तो ये बच्चे आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ, देखो ये मैंने ऑब्वियस सी बात है बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल साइट से पेपर वगैरह डाउनलोड किए थे, तो उनकी मार्किंग स्कीम भी मैंने देखी थी। तो यहाँ पर उन्होंने बाकायदा मार्किंग स्कीम में मेंशन किया था कि अगर किसी बच्चे ने ब्रैकेट, कोई बच्चे ना इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कंफ्यूज होते हैं, अगर किसी बच्चे ने इस तरह की ब्रैकेट का भी यूज़ किया है तो उसको मार्क्स जो हैं वो पूरे देने हैं, उसके मार्क्स कट नहीं करने, ये ऑफिशियली लिखा हुआ था, ठीक है जी। अब ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, वेरीफाई वेदर ईच क्रिटिकल पॉइंट व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वैसे इस क्वेश्चन को करने की दोबारा नीड ही नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं बच्चे, हम क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल चुके हैं, वो कितना आया 135 मतलब 3π/4। अब आपको पता है कि अगर इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूं, ठीक है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी करूं तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 135, यहाँ पर है 180। अब यहाँ पर था पॉजिटिव, यहाँ पर था नेगेटिव, और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव हम साइन चेंज करते हैं ना, तो वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है जी मैक्सिमा का। वो पॉइंट कौन सा होता है, मैक्सिमा का। और हमारा यहाँ पर आंसर भी आ गया कि 3π/4 या क्रिटिकल पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये देख लो कितनी आसानी से हमने ये भी केस स्टडी सॉल्व कर ली। तो ये सेट हो गया हमारा, ए भी होगा बी भी होगा। अब नेक्स्ट सेट पर चलते हैं। नेक्स्ट सेट की पहली केस स्टडी जो है, सम स्टूडेंट्स आर हैविंग मिसकंसेप्शन। देखो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होने वाले हो। Some students are having misconceptions while comparing decimals। तो कुछ बच्चों को डेसिमल कंपेयर करने पर कुछ गलतियां या उनको कंफ्यूजन होती है। फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट मे मेंशन दैट, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि ये नंबर और ये नंबर, मतलब वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये नंबर सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है। आपको पता है बेसिकली दिखाई तो ये नंबर सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये है, ठीक है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो डेसिमल के कारण। वो बताया उन्होंने जस्ट आपको। In order to assess their concept, a decimal comparison test was administered to the students of class 6। क्लास 6 के बच्चों के लिए एक टेस्ट फॉलो किया गया। In the recently held sports day in school, एक क्वेश्चन पूछा गया। 5 students participated in the javelin throw competition। The distance to which they have thrown the javelin throw जेवलिन आर शोन बिलो दी टेबल। तो बच्चे क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें क्या है कि बच्चों को डेसिमल के बारे में मिसकंसेप्शन है। तो वो मिसकंसेप्शन बताया कि बच्चों को डेसिमल के बारे में कुछ नहीं पता, तो उन्होंने इसको जज करने के लिए टेस्ट लिया। टेस्ट में उन्होंने क्वेश्चन डाला कि एक बच्चे हैं जो 5 बच्चे गेम खेल रहे हैं, वो जेवलिन थ्रो का गेम है, तो उन्होंने इतनी दूर फेंका 47.7, 47.07, 43.09, 43.9, 45.2। ये बच्चों ने इस तरह से जेवलिन थ्रो फेंका। तो क्वेश्चन क्या है, The student were asked to identify, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है। Student were asked to identify who has throw the javelin the farthest। किस बच्चे ने javelin सबसे दूर फेंका। Based on the test attempted by the student, the teacher concludes that 40% of the students have the misconception in the concept of decimal comparison and rest do not have। देखो यहाँ पर ना 40% बच्चों को मिसकंसेप्शन है, इसको लिख लेना प्लीज, और 60% बच्चों को नो मिसकंसेप्शन। उनको कंसेप्शन, नो मिसकंसेप्शन मतलब मिसकंसेप्शन को क्लैरिटी है टॉपिक की। अब उसमें से एंड रेस्ट ऑफ 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग मिसकंसेप्शन, जिनको बच्चों को मिसकंसेप्शन है उनमें से 80% बच्चों ने आंसर किया। 80%, इनमें से 80% बच्चों ने आंसर किया बच्चे, 80% बच्चों ने आंसर क्या किया, द बिजॉय, कि बिजॉय इज द करेक्ट आंसर, मतलब बिजॉय ने सबसे दूर जो है वो जेवलिन फेंका। एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर आइडेंटिफाइड विद नॉट हैविंग मिसकंसेप्शन, जिनको मिसकंसेप्शन नहीं है उसमें से 90% बच्चों ने डिड नॉट आंसर, उन्होंने बिजॉय को नहीं आंसर किया, उन्होंने बिजॉय को डिड नॉट आंसर बिजॉय एज देयर आंसर, उन्होंने अपना बिजॉय आंसर नहीं किया। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कुछ बच्चों को डेसिमल में वो बोलो कंफ्यूजन है, ठीक है। अब उन्होंने उसके टेस्ट ले लिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बेसिकली उनको कुछ नंबर दे दिए ये वाले कि इसको बस कंपेयर करो कि सबसे बड़ा कौन है नंबर। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि उन्होंने टेस्ट से ये डाटा निकाला
कि 40% बच्चों को कंफ्यूजन है और 60% बच्चों का टॉपिक जो है वो क्लियर है। अब इसमें से 80% बच्चों ने जो है वो बिजॉय को कहा कि इसने सबसे दूर फेंका है, और इनमें से 90% बच्चों ने कहा कि बिजॉय ने सबसे दूर नहीं फेंका। क्वेश्चन इतना समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, what is the probability of the student not having misconception but still answer bijoy in the test। इसकी probability पता करो, इसकी probability बच्चे पता करो कि उसको जो है उसको मिसकंसेप्शन नहीं है बट उसने फिर भी बिजॉय को आंसर दिया। देखो उसको मिसकंसेप्शन नहीं है, ऐसे बच्चे कितने 60%। अब उसमें से 90% बच्चों ने क्या बोला कि बिजॉय सही आंसर नहीं है। इन्होंने क्या पूछा, डू नॉट हैव उनको मिसकंसेप्शन नहीं है बट उन्होंने स्टिल आंसर दिया बिजॉय। तो ऐसे बच्चे कितने हैं 10%, मतलब 10/100। ये कैसे पता लगा, ये देखो यहाँ पर लिखा तो हुआ मैंने, इनको मिसकंसेप्शन नहीं है। ये वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, उनमें से 90% बच्चों ने कहा कि बिजॉय फर्स्ट आंसर नहीं है हमारा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि उन्होंने ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने बिजॉय को फिर भी आंसर बोला, ऐसे 10% बच्चे ही रह गए। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चे आपका हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड आंसर स्टूडेंट आंसर्स बिजॉय एज इज आंसर इन द टेस्ट। देखो बहुत ध्यान से करना, हर एक क्वेश्चन को ना आपको प्रोबेबिलिटी के हर एक क्वेश्चन को ना फील करके करना है। वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड आंसर्स द बिजॉय एज हिज आंसर इन द टेस्ट। उसने बिजॉय को अपना आंसर बोला है। देखो यहाँ पर अगर आंसर बिजॉय को करने को मैं ए इवेंट मान लूँ और इसको मान लेता हूँ मैं E1 और E2। ठीक है, अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि उन्होंने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी पूछी है इसकी कि उन्होंने, यहाँ पर करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है कि बिजॉय को आंसर किया, ये प्रोबेबिलिटी पूछी है। ये तभी हो सकता है कि उन बच्चों को मिसकंसेप्शन हो, उसके बाद उन्होंने बिजॉय को आंसर किया। ये भी हो सकता है कि सर उनको मिसकंसेप्शन ना हो बट फिर भी उन्होंने बिजॉय को आंसर किया, यही आएगा। सोच के देख लो। अब E1 ऐसे बच्चे कितने हैं 40%। 40% में से कितने बच्चे हैं जो बिजॉय को आंसर करके आए हैं 80%। तो यहाँ पर आएगा 80/100। अब ये कितने बच्चे हैं 60%, और इसमें से कितने जने हैं जो बिजॉय को करके आए, अभी लिखा है 10%। ठीक है, तो ये आपका देखो कितना आया 3200 प्लस ये 600 डिवाइड बाई 10,000। तो यानी कि हमारे पास टोटल आंसर कितना आ गया 3800 बाई 10,000। मैं इसको कट नहीं कर रहा, वैसे लिख रहा हूँ, आप जैसे मर्जी इसका आंसर जो है बच्चे कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, आओ थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, द स्टूडेंट हु आंसर्ड एज बिजॉय इज हैविंग मिसकंसेप्शन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट ने जिसने बिजॉय को जो आंसर कर चुका है बिजॉय को, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बिजॉय को आंसर कर चुका है और उसको मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन मतलब E1। तो ये हमें पता करना है। ये ऊपर नीचे वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये वाला इवेंट हो चुका है। यहाँ पर वही है हु आंसर्ड एज बिजॉय, जो आंसर कर चुका है। किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, मिसकंसेप्शन की। अब ये फॉर्मूला तो आपको आता है, इसका फॉर्मूला होता है E1 A/E1 और नीचे क्या लिखेंगे E1 A/E1 E2 A/E2। अब E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये देखो 32/10,000, और ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला पोर्शन ये है जहां पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10,000। अब ये आपस में कट गया तो मेरे पास कितना आ गया, ये इसको कट करके लिखना हुआ तो लिख लेना, मैं जस्ट वैसे ही कट नहीं कर रहा इनको। तो ये बच्चे हमारा आंसर है। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या दिया हुआ है इन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट हु आंसर्ड एज बिजॉय इज अमंगस्ट द स्टूडेंट हु डू नॉट, ओके, जिन्होंने बिजॉय को आंसर किया बट उनको मिसकंसेप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे बच्चे, ये क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें E2/A फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है
अब देखो बच्चे, ये आपका वही फॉर्मूला मैंने लिख दिया, सारी वैल्यूज़ मैंने फिल कर दिया और आपका आंसर आ गया। कोई क्वेश्चन हम डी कोड कर चुके हैं। मेन होता है क्वेश्चन डी कोड कैसे होता है, मैंने आपको डी कोड करना सिखा दिया। हमेशा ऐसे फ्लो चार्ट बना लो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान केस स्टडी है ये। इस केस स्टडी में क्या है, एन इंजीनियर इज डिजाइनिंग अ न्यू मेट्रो रेल नेटवर्क इन अ सिटी। इनिशियली 2 मेट्रो लाइन्स, लाइन ए एंड लाइन बी, ईच कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल स्टेशन आर डिज़ाइन। 2 लाइन्स को डिज़ाइन किया गया है। द ट्रैक फॉर द लाइन ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इस लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और ट्रैक बी को जो है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड वेदर दी 2 मेट्रो ट्रैक्स आर पैरेलल। तो देखो बच्चों, अगर मैं लाइन्स को यहाँ पर लिखूँ तो देखो है कुछ नहीं है बच्चे इस क्वेश्चन में, ये 2 लाइंस है आपकी। आपको बस इतना पता होना चाहिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लाइंस जो होती हैं ना, मतलब लाइंस जो होती हैं बच्चे, मेरा कहने का मतलब लाइंस पैरेलल वगैरह कब होती हैं। और आपको सबसे पहले बस इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर आप लाइन 1 का पैरेलल वेक्टर देखोगे, ऊपर बिल्कुल सही है x - x1, तो यहाँ पर 3 है। y बिल्कुल सही है बच्चे, ये भी सही है, तो ये आपका पैरेलल वेक्टर है। m2 भी देख लो, ये भी बिल्कुल सही है बच्चे, ऊपर से 2 1 एंड, मतलब सही से मेरा मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो हमें ये देखना कि क्या ये पैरेलल हैं कि नहीं। अब 2 वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जो लाइंस में पैरेलल वेक्टर है, देखो आपको पता है जो पैरेलल वेक्टर्स में एंगल होता है वही लाइंस में होता है। अब यहाँ पर दे आर नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ each other, therefore not parallel। तो लाइंस जो हैं वो हमारी पैरेलल नहीं है। स्केलर मल्टीपल समझते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर हो जो 6 हो, -4 हो और 8, इसका स्केलर मल्टीपल होगा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, द सोलर पैनल्स आर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ टॉप ऑफ द मेट्रो स्टेशन। सोलर पैनल को जो है वो रूफ के ऊपर इंस्टॉल करना है। डिटर्मिन द इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द प्लेसमेंट ऑफ सोलर पैनल ऑन द रूफ टॉप of the lines A station, line A का station, given that the panel are to be position are parallel to line this and pass through। यार इतनी बड़ी लाइन है कुछ नहीं है। उन्होंने बेसिकली हमसे ये पूछा है कि उसके ऊपर सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करने हैं, और सोलर पैनल जो है वो इस हिसाब से प्लेस करने हैं कि वो जो है वो लाइन 1 के क्या है, पैरेलल है। वो लाइन 1 के जो है वो पैरेलल है, और वो जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। अब आपको पता है इस लाइन की इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा, इस पॉइंट से पास हो रही है तो x - 1 y - -2 z - -3 डिवाइड बाय, अब उसका लाइन 1 का पैरेलल वेक्टर कौन सा है, 3 - 2 4। तो ये बच्चे आपका आंसर है इस इक्वेशन का, और यहाँ से भी हमें एक नंबर जो है बच्चे मिल गया, यहाँ से भी हमें एक नंबर जो है वो मिल गया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। ठीक है, अब ये 2 नंबर का ऑब्वियस थोड़ा सा एफर्ट लगेंगे। टू कनेक्ट द स्टेशंस ए पेडेस्ट्रियन पाथवे परपेंडिकुलर टू 2 मेट्रो लाइंस आर टू बी कंस्ट्रक्टेड विच पासिस थ्रू द पॉइंट। अब हमें एक पाथ जो है वो बनाना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ बच्चे। ये देखो, ये मान लो आपके सामने 2 लाइंस हैं यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ये इंडिविजुअल हम सारे क्वेश्चन करके आए हैं। ये आपकी लाइंस हैं, ठीक है। अब आपको पता है हमें हमारी लाइन जो है, देखो ये बेसिकली हमारी लाइन है जो पाथवे है हमारा, ठीक है। ये पाथवे जो है हमारा 3 2 1 से पास हो रहा है। ये पाथवे जो है हमारा 3 2 1 से पास हो रहा है, और ये फर्दर जो है वो लाइन 1, ठीक है, और लाइन 2 के क्या है, पैरेलल परपेंडिकुलर है। इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको हर बार बोलता हूँ, एक लाइन 2 लाइन के परपेंडिकुलर, तो आपको ये करना आना चाहिए। इसमें हमें कुछ नहीं करना बच्चे, आपको बस ये सपोज कर लेना है कि हमारी लाइन की इक्वेशन जो है ना वो ये है, x माइनस 3 बाई a y माइनस 2 बाई b z माइनस 1 बाई c। तो ये हमारा पैरेलल वेक्टर है ABC। अब इस लाइन का पैरेलल वेक्टर अगर आप लिखो, इस लाइन का अगर आप पैरेलल वेक्टर लिखो वो है
मैंने आपको पहले ही बताया था 3 माइनस 2 एंड 4। और इस लाइन का अगर आप पैरेलल वेक्टर लिखो, इस लाइन का है जी 2 1 माइनस 3। तो यहाँ पर हमें कुछ लाइंस लिखनी है, बस कुछ नहीं है। लाइन, हमारी जो लाइन है इसका नाम भी रख लो यार, ये लाइन 1 लाइन 2 है, ये मान लो लाइन 3 है, ये L है सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लो L इज परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर M, इसका M वेक्टर रख लो, ये आपका M है कितना A B C, तो M वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू M2 वेक्टर। लाइन 1 जो है, तो लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर्स की डॉट कितनी होगी बच्चे, दो वेक्टर्स की डॉट कितनी होगी 0। इसको डॉट करो जी, 2a कितना आएगा 2a प्लस 1b माइनस 3c इज इक्वल टू 0। सेम वे से आल्सो लाइन जो है परपेंडिकुलर टू L1 है, तो देयरफॉर M इज परपेंडिकुलर टू M1, तो यहाँ पर M और M1 की डॉट भी कितनी आएगी 0, इनको भी डॉट कर दो, तो 3a माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। आप इसको किसी भी और तरीके से भी कर सकते हो, बट मैंने बच्चों को हमेशा इसी तरीके से करवाया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2a प्लस b माइनस 3c इज इक्वल टू, बच्चे को हमें देखो वैल्यू तो नहीं निकल सकती क्योंकि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ठीक है। हम यहाँ पर रेशो निकाल सकते हैं, वैसे भी हमें यहाँ पर रेशो में ही वैल्यू को फिल करना है। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर आप लिखो a डिवाइड बाय, यहाँ पर लिखो b डिवाइड बाय, यहाँ पर आप लिखो c डिवाइड बाय। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 और माइनस 2, यहाँ पर माइनस 3 और 4, इनके कॉफिशिएंट्स लिख लो। यहाँ पर कितना है 2 और 3, वापस 1 एंड माइनस 2, इस तरह से भी फाइंड करना है, ठीक है। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में कैसे करवाया, बट मैंने बच्चों को 3D में हमेशा इसको ऐसे ही करवाया, ठीक है। आप किसी भी और तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, a/4 माइनस कितना आएगा 6, b/ इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया माइनस 9 माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू c, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया माइनस 4 माइनस 3, तो कितना आ गया a/-2 b/-17 c/-7। इसको माइनस जो है एलिमिनेट करना, आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, और इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो हमारी एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चे कितनी आ जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पर करें इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस 3/2 y माइनस 2/17 z माइनस 1/7। तो ये बच्चे आपका आंसर है, तो ये बच्चे आपका आंसर है। मतलब इस तरह से हमने ये केस स्टडी भी सॉल्व कर ली। इसका एक 4th पार्ट रह गया, वो भी हम कर लेते हैं। मुझे आंसर मैच कर, यस बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब देखो इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा है, वैसे तो हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ए एंड लाइन बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है, तो वो भी कर लेते हैं, बच्चे। अब देखो शॉर्टेस्ट, देखो एक क्वेश्चन से आपके स्ट्रेट लाइन की ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। एक तो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी भी आपको आ गई, पैरेलल का भी पता लग गया आपको, और यहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी पता लग जाएगा। अब आपको सबको पता है, मैं सभी वैल्यूज लिख लेता हूँ। अब देखो ये m1 वेक्टर है, a1 वेक्टर कितना होगा इसका 2, ये कितना होगा -1, और ये कितना होगा 3। सेम वे से m2 को भी लिख लो, m2 वेक्टर है 2 1 एंड -3, और a2 वेक्टर को भी लिख लो, वो है 1 3 एंड -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है लाइंस पैरेलल तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर m1 क्रॉस m2 हमें निकालना पड़ेगा। तो i j और k ये पहले लिखेंगे हम। तो 3 -2 और 4 2 1 -3, तो i कितना आएगा 6 -4 -j कैप -9 -8 प्लस k कैप, कितना आएगा 3 + 4। तो कितना आ गया बच्चे 2i + 17j + 7k कैप। अब साथ में ही लगते हाथ इसका वो मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लो, तो वो कितना आएगा i का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 289 और 749, ठीक है, अंडर रूट। ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ इसको,
तो ये बच्चे आएगा 340 रूट 40 342। ठीक है जी। अब यहाँ पर a2 माइनस a1 भी निकाल लो। a2 माइनस a1, a2 में से 1 में से 2 गया माइनस i, 3 में से माइनस 1 गया प्लस 4j, माइनस 2 में से माइनस 5k। ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है m1 क्रॉस m2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइड बाय m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड फिर होल का मैग्नीट्यूड। तो कितना आ गया, ये कितना था हमारे पास 2i प्लस 17j प्लस 7k कैप। इसको भी लिखो माइनस i प्लस 4j माइनस 5k कैप होल डिवाइड बाय 342। इसको करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा माइनस 2 68 माइनस 35 डिवाइड बाय रूट 342। तो कितना आया 37, अगर हम माइनस करेंगे इसमें से तो 31 बाई रूट 342। तो ये बच्चे हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। यस, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देख लो बच्चे, ये केस स्टडी भी हमने सॉल्व कर लिया और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए बच्चे, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो सेम वे से नेक्स्ट केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग हैवी गेमिंग सेशन द टेम्परेचर ऑफ स्टूडेंट्स लैपटॉप प्रोसेसर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली आफ्टर द सेशन द प्रोसेसर बिगिंस टू कूल डाउन एंड द रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि स्टूडेंट के लैपटॉप की बात हो रही है, गेमिंग लैपटॉप की बात हो रही है। वो जब गेम खेलता है वो प्रोसेसर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, आपको पता है। ठीक है। और वो टेम्परेचर जो है कूल डाउन जो है वो किस हिसाब से होता है, वो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस इन द प्रोसेसर टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर। मैं सब कुछ दिया हुआ है, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आगे करिए, इनिशियली द प्रोसेसर टेम्परेचर इज 85। स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था प्रोसेसर का वो 85 डिग्री सेल्सियस है। द रेट ऑफ कूलिंग, जो कूलिंग की रेट है वो इस इक्वेशन से दी गई है। ये इक्वेशन हमारे काम की है। ठीक है। वेयर टी जो बड़ा टी और छोटा टी रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसर एट टाइम टी। तो बेसिकली जो बड़ा टी है वो टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसर को डिफाइन कर रहा है एट टाइम टी, कितने टाइम में। छोटा टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड के इज कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है बेस्ड ऑन दी, देखो सबसे पहले तो आपको यही पता नहीं लग रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया। तो बेसिकली है कुछ नहीं है, ये मिक्स सी आपकी वो बोल सकते हो केस स्टडी है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसर टी टी गिवन दैट टी 0। तो यहाँ पर बच्चे देखा जाए तो अगर मैं इसको दोबारा से लिखूँ, तो यहाँ पर ये है देखो। तो बच्चे ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसर, मतलब हमें टेम्परेचर टी की इक्वेशन ढूंढनी है। टेम्परेचर टी मतलब जो बड़ा वाला टी है ना, उसकी इक्वेशन ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे, देखो बच्चे ऐसा करो। अब इसको देखो, यहाँ पर है डी, इसको ऐसे लिख लो, या इसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, इसको अकेला टी लिख लो। ठीक है। और इसको नीचे लिख लो टी माइनस 25 और उधर कितना रह गया माइनस के डी टी। इस डी टी को मैं उधर ले गया, ये पूरी स्टेटमेंट नीचे आ गई। अब हमें क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है। अब जैसे ही इसको आप इंटीग्रेट करोगे आपको पता है इसका आंसर आएगा लॉग मॉड टी माइनस 20। बेसिक सी इंटीग्रेशन है, माइनस के, इसका इंटीग्रेशन होगा टी, साथ में लिखेंगे प्लस सी, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब उन्होंने पूछा है कि एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर प्रोसेसर टी गिवन दैट टी 0 जो है, टी 0 85 डिग्री सेल्सियस है। टी 0 का मतलब क्या है कि टी की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है अपनी 0। तो लॉग, और यहाँ कितना है 85, यहाँ पर आप लिखोगे 85 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के, टी की जगह पर 0 प्लस सी। तो ये कितना बन गया, ये बन गया log 60 इज इक्वल टू सी। तो ये आ गया जी सी की वैल्यू। जैसे ही हमारा सी आ गया, अब इक्वेशन हम लिख देते हैं। इक्वेशन कैसी है हमारी, इक्वेशन कैसी है, log टी माइनस 25 माइनस के टी प्लस log 60। तो ये बच्चे आपकी इक्वेशन है। तो ये बच्चे आपकी इक्वेशन है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है आपका हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द प्रोसेसर टेम्परेचर
टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस, गिवन दैट के की वैल्यू 0.03 है और log 4 की वैल्यू हमें गिवन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आओ इसको करते हैं। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मूव कर लेते हैं। अब देखो बच्चे, ये आपकी इसकी इक्वेशन है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि प्रोसेसर का टेम्परेचर T 40 डिग्री है, तो यहाँ पर आप क्या फिल करोगे? सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर आप लिखोगे 40 - 25 इज इक्वल टू -k। टी हमें ढूंढना है, कितने टाइम बाद ये टी हमें ढूंढना है, ठीक है यहाँ पर, और प्लस log 60। अब देखा जाए तो वैसे k की वैल्यू भी गिवन है, चलो इसको लिखो log, ये कितना बन गया? ये बन गया log 15। इस log 60 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू माइनस k की वैल्यू हमें गिवन है 0.03, साथ में है t हमें ढूंढना है। इसको आप लिख लो log a/b, आपको पता है ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, -0.03t, तो ये बन गया जी 1/4। इसको आप लिख लो log 4 की पावर -1। मैं आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ये माइनस आगे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से, सॉरी, तो यहाँ पर आएगा -0.03t, ये माइनस भी कट गया। log 4 की वैल्यू है आपको दी हुई है 1.3863 डिवाइड बाय 0.03 इज इक्वल टू t। तो टाइम मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पर, तो आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो 46.21। तो देख लो ये केस स्टडी भी हमारी हो गई है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, हमें जस्ट इक्वेशन को ढूंढना था और हमारा क्वेश्चन जो है बच्चे वो हो गया। अब तो नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं। एक कारपेंटर नीड्स टू मेक अ वुडन क्यूबॉइडल बॉक्स। एक क्यूबॉइडल बॉक्स हमें बनाना है, क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब ऐसा होता है ना कि भाई छत खुली होती है, ऐसा कुछ भी होता है, तो सभी साइड क्लोज हैं। विच हैज़ स्क्वायर बेस, उसका बेस जो है वो स्क्वायर है, फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो है, देखो उसका बेस जो है वो स्क्वायर है, उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। सिंस ही इज शॉर्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट द बॉक्स ऑन कंप्लीशन ही वांट टू सरफेस एरिया। देखो बच्चे, उसके पास पेंट कम है, वो ये चाहता है कि उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, उसका सरफेस एरिया जो है कम से कम हो, ताकि मुझे कम से कम पेंट में मैं उसको पेंट कर पाऊँ ऑन द बेसिस ऑफ। तो मुझे ये ऑब्वियस ही पता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन लग रहा है। ये देखो जी, सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मैक्सिमम, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। टेकिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, उन्होंने बताया। वाई जो है वो आपकी वाई मीटर है। एक्सप्रेस दी सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स। देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप देखो ध्यान से, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। अगर मैं आपको यहाँ पर क्यूबॉइडल बॉक्स बना के दिखाऊँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए, क्यूबॉइडल बॉक्स जो है वो कुछ इस तरह से है हमारा। ये देखो जी, क्यूबॉइडल बॉक्स जो है वो इस तरह से है। इसको मैं जानबूझ के ऐसा बना रहा हूँ कि इसका स्क्वायर जो है ना, नीचे वाला बेस जो है वो स्क्वायर है, यानी कि ये हिस्सा जो है वो x है और ये हिस्सा भी x है। उन्होंने बोला लेंथ और विड्थ, हाइट जो है वो उसकी कितनी है, y, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं सरफेस, देखो वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब वॉल्यूम अगर फिक्स्ड है तो वॉल्यूम को लिखो, वॉल्यूम कितना होता है क्यूबॉइड का, कितना होता है LBH, तो x इंटू y, तो कितना आ गया x² y। ये गिवन है, याद करो आपने, अगर मेरी मैक्सिमा मिनिमा की ट्रिक्स वाली वीडियो देखी, मैंने आपको यही बोला है, गिवन को लिख लो, वो फिक्स्ड होता है। उसके बाद किसको मैक्सिमम करना है, वैसे इसमें सरफेस एरिया की बात हो रही है, मिनिमम या मैक्सिमम करना है। यहाँ पर देखो सरफेस एरिया मिनिमम, तो सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया देखो बच्चे, सरफेस एरिया है यहाँ पर वो होता है 2LB + BH + HL। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। 2LB मतलब x और x, यहाँ पर x और y, यहाँ पर y और x, तो मेरे पास कितना आया x² + 2xy, तो कितना बना 2x² + 4xy। उन्होंने क्या बोला, सरफेस एरिया को इन टर्म्स ऑफ x एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करो, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर सॉरी y की वैल्यू निकाल लो, v/x²। तो यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर जैसे आप पुट करोगे 2x² + 4x और y की वैल्यू v/x², ये कट कर दो, तो सरफेस एरिया मेरा आ गया 2x² + 4v x⁻⁻1। मैं जानबूझ के इसको ऐसा ही लिख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम इसको ऐसा ही लिखते हैं, ताकि कोई डेरिवेटिव करना होता है हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का बच्चे आंसर आ गया, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखो वॉल्यूम को, सरफेस एरिया को मैंने वॉल्यूम और x की टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। फाइंड ds/dx, आपके सामने है क्वेश्चन सारे। फाइंड d, मतलब दूसरा क्वेश्चन है
ds/dx, इसका डेरिवेटिव करो यार, डेरिवेटिव कितना 4x, 4v तो कांस्टेंट है, इसकी पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी इस तरह से। तो डेरिवेटिव भी हमने 2 नंबर तो हमने ले भी लिए और इसमें कोई एफर्ट नहीं लगे बच्चे हमारे, कोई एफर्ट नहीं लगे। आपके थर्ड क्या पूछा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो बेसिकली हमें इसको मिनिमम करना है। तो ये जो अपना ds/dx है इसको 0 के इक्वल रख लो। तो कितना है 4x यहाँ पे कितना आएगा -4v/x², -4v/x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना आएगा 4x इज इक्वल टू 4v/x², क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4x³ इज इक्वल टू 4v, ये कट गया तो x कितना आ गया v की पावर 1/3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको मिनिमम करना है तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसको डबल डेरिवेटिव करो d²x/dx²। 4x का डेरिवेटिव कितना होगा 4 और इसका 4v कांस्टेंट है, x की पावर -2 पावर आगे आएगी, x की पावर एक कम हो जाएगी। आपको पता है इसमें मैं कोशेंट रूल नहीं लगाता, जब भी ऊपर कांस्टेंट हो तो आप इसको पावर को ऊपर लेके चले जाया करो। ठीक है, तो कितना आया मेरे पास 4 + 8v/x³। अगर आप इसको 100, वैसे मुझे पता है ये पॉजिटिव ही आएगा, 8v/x³ की वैल्यू कितनी है v, आप ध्यान से चेक करो ये पॉजिटिव आ रहा है, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया मिनिमा। अब उन्होंने बोला x और y के बीच में, यही बोला ना, x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। y इज इक्वल टू, y कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है v/x²। ठीक है, अब y हमें नहीं पता, x², यहाँ पर देखो अगर v की वैल्यू ऐसा करते हैं, फिल कर देते हैं, v की वैल्यू कितनी है x³/x², ये भी आपस में कट गया तो y इज इक्वल टू x। तो ये आपका रिलेशन आ गया, यानी कि थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया और पूरे मार्क्स हमने ले लिए। अब बात कर लेते हैं फोर्थ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है, इफ सरफेस एरिया इज कांस्टेंट एंड v जो है वो वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, x बीइंग द एज ऑफ बेस, शो दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया कांस्टेंट है, वॉल्यूम की वैल्यू डायरेक्टली हमें दी हुई है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन उल्टा कर दिया। वॉल्यूम हमें डायरेक्टली दिया हुआ 1/4 sx - 4x³, यही है ना, -2x³ है, -2x³। ठीक है, -2x³। अब देखो बच्चे इसको हमें मिनिमम करना, मैक्सिमम करना कि मिनिमम मुझे पता नहीं है, चलो फिर भी डेरिवेटिव करना ही है। sx का डेरिवेटिव s, इसका 6x² इज इक्वल टू 0 कर दो, तो ये तो 0 नहीं होगा, तो s इज इक्वल टू 6x², तो x² कितना आ गया s/6, तो x कितना आ गया रूट, ये देखो इस तरह से, प्लस माइनस तो मैं नहीं लिखूंगा, ये एज है। ठीक है, तो ये आ गया जी। अब इसको हमें क्या करना, मैक्सिमम करना है और डबल डेरिवेटिव करते हैं। इसका डबल डेरिवेटिव भी करो, d²v बाई, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव 1/4, s तो 0 आएगा, इसका -12x। तो बच्चे x की वैल्यू जो मर्जी फिल करो, इसका आंसर कितना आ रहा है नेगेटिव ही आ रहा है, x तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया मैक्सिमम। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है बच्चे सॉल्व हो गया, और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत जो है वो आई है। ठीक है जी, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, जस्ट मतलब कि क्या है कि हमें जस्ट गेस लग गया कि ये जो है सरफेस एरिया, बस आपको फॉर्मूलास वगैरह क्लियर होने चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज या NCERT वन शॉट प्लीज़ देख के आओ, आपको एक एक बात का मतलब लगेगा कि जैसे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं। लेट A बी द सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th in a school, f from A to n is a set of natural numbers and such that fx is equal to roll number of the students x, है ना, on the basis of okay। यहाँ पर एक बच्चे रिलेशन हमें डिफाइन किया हुआ है इस तरह से। अब ये रिलेशन डिफाइन कैसे है, ये क्या है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x। ठीक है, अब क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। ठीक है, ऑन द इज एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो बच्चे ये मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे आपको क्लियर होना चाहिए, ये देखो ये आपका मान लो A सेट है और ये समझ लो आपका N सेट है। ठीक है, इसको मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। देखो ये आपका A सेट है, ये आपका N सेट है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें 30 बच्चे हैं इस तरह से, A B C D अप टू
30 और यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। अब ए का रोल नंबर 1 है, बी का रोल नंबर 2 है, सी का रोल नंबर 3 है, डी का रोल नंबर 4 है। इस तरह से 30 बच्चों का रोल नंबर 30 तक होगा, ठीक है। तो बाकी नंबर खाली पड़े हैं, तो बाकी नंबर जो है खाली पड़े हैं। इज एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन? नो, इट इज नॉट बाइजेक्टिव। गिव अ रीजन। देखो यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, नो इट इज नॉट बाइजेक्टिव। No, it is not bijective as it is not onto as n has infinite elements which are not image of any एलिमेंट इन ए। बच्चे मैंने आपको क्या सिखाया, देखो अगर कोई 1 1 की पूछे तो 1 1 ये है, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट रोल नंबर है तो ये 1 1 है, बट ये ऑन टू नहीं होगी। यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट खाली पड़े हैं, अगर वो खाली पड़े हैं तो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव। मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही बार में कर दिया, मतलब 2 नंबर हमारे पक्के हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, आर बी द रिलेशन डिफाइंड टू बाय द टीचर टू प्लान द सिटिंग अरेंजमेंट। तो एक रिलेशन बनाया सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, एक्स वाई आर रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो बच्चे उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया कि 2 बच्चे इकट्ठे बैठेंगे अगर y इज इक्वल टू 3x है, तो यानी कि तो ये पूछ रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R। अगर हम इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करें बच्चे तो कैसे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। देखो अगर आप x को रोल नंबर 1 है, x को 1 फिल करोगे तो कितना आएगा, y की वैल्यू 3, 1 के साथ 3 बैठेगा। अब आप समझ रहे हो 2 के साथ कौन बैठेगा, 6 बैठेगा, 3 के साथ कौन बैठेगा, 9 बैठेगा, 4 के साथ 12, 3 टाइम्स कर दो उसका, 5 के साथ 15, 6 के साथ 18, 7 के साथ 21, 8 के साथ 24, 9 के साथ 27 और 10 के साथ 30। तो ये आपके रिलेशन के सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। इज द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बच्चे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो देखो इसमें 1 1 तो है ही नहीं है, ऑब्वियस ही बात है रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो अगर आपने बच्चे रिलेशन फंक्शन की पहली एक्सरसाइज की है ना एनसीईआरटी की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, एज 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये है, देखो नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे ही नहीं बोल देना, ऐसे ही नहीं बोल देना, मैं आपको कारण बताऊंगा। इट इज नॉट ट्रांजिटिव, देखो यहाँ पर 1 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 3 9 भी बिलोंग कर रहा है आर को। यहाँ पर 2 पेयर मिल गए, अगर हमें पेयर ना मिलता मैं बोलता कि इट इज ट्रांजिटिव, बट यहाँ 2 पेयर मिल गए, विच एम्प्लाइज 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो पहला मतलब ये लास्ट 2 नंबर क्वेश्चन ये भी हमने कर लिया। अब एडिशनल क्वेश्चन रह गया, वो भी कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन की बारी है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाय एक्स वाई आर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लिस्ट द एलिमेंट्स इज आर अ फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। अगर हम यहाँ पर भी लिखें तो अगर आप x को 1 लोगे तो y का क्यूब कितना होगा, y1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 लोगे तो कितना आएगा, a2 का क्यूब, 3 लोगे 27। अब उन्होंने क्या पूछा है, अब उन्होंने बच्चे क्या पूछा है, बताओ मेरे को जल्दी जल्दी बताओ, आपको खुद पता लग रहा है क्या, आपको बच्चे खुद पता लग रहा है क्या ये फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, मैंने एलिमेंट्स, नो इट इज नॉट अ फंक्शन, नो इट इज नॉट अ फंक्शन। भाई क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट की लेफ्ट साइड में जो भी है, हर एक एलिमेंट की कम से कम हर एक एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत से एलिमेंट जैसे 4 है, 5 है, 6 है, अप टू 30 आर नॉट अटैच्ड, आर नॉट अटैच्ड, और अब वो अटैच नहीं है तो मतलब कि वो जो है वो फंक्शन नहीं बनेगा। ये केस स्टडी भी हमने कंप्लीटली सॉल्व कर ली। आ जाओ नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं।
A gardener wanted to plant vegetable in his garden, hence he bought 10 seeds of brinjal plant, 12 seeds of cabbage plant, 8 seeds of radish plant. Obviously बात है, मुझे probability की लग रही है. The shopkeeper assured him of germination probabilities of brinjal, cabbage and radish to be 25, 35, 40% respectively. But before he could plant the seeds, they got mixed in the bag. He had to sow them randomly. तो बच्चे इसमें क्या है, 3 तरह के आपके पास सीड्स हैं, उसका डाटा बना लो. अगर आप देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है. तो यहाँ पर अगर आप इसके नेक्स्ट पेज पे बना लूँ तो यहाँ पर ब्रिंजल, कैबेज और रेडिश. ब्रिंजल, ये देखो ब्रिंजल, कैबेज और रेडिश, इसको आप E1 लिख लो. ये लिखना थोड़ा सा इजी रहता है मेरे लिए, ठीक है. अब इसके कितने कितने सीड्स हैं, अब इसके सीड्स हैं आपके पास 10, 12 और 8, ठीक है. इसके 10 सीड हैं, इसके 12 और इसके 8. अब उनकी जर्मिनेशन बताइए उन्होंने. जर्मिनेशन मतलब वो मतलब कि उग पाएंगे तो 25%, 35% एंड 40%, ठीक है. 25%, 35% एंड 40%, यही है ना, ठीक है जी, ठीक है. ओके, यस, ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अब ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चोजन सीड जर्मिनेट, कि वो जर्मिनेट करेगा. अब अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि वो जर्मिनेट करेगा, मैं उसको ए लिख लेता हूं, जैसे ये जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी है. अब आपको पता है कि सर ये भी तो हो सकता है कि वो सीड जो है वो ब्रिंजल का हो, और अगर वो ब्रिंजल का है तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है. ब्रिंजल हो चुका है, जर्मिनेट होगा. नेक्स्ट क्या होगा, यस, वेरी गुड, आपने सही समझा. A/E2 ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है. आपको जस्ट बोल के देखना है. अगर आपके बोलने में वो सब कुछ देखो, वो बोल रहे हैं कि जर्मिनेट होगा. अब जर्मिनेट कौन सा होगा सर, ब्रिंजल होगा, कैबेज होगा कि रेडिश होगा, तो वही हमें लिखना है, ठीक है. तो अब इसका आंसर कर लेते हैं. अब आपको पता है E की प्रोबेबिलिटी, ये निकाल लेना. वैसे ये देखो इनका टोटल सम कितना है, 30 है. तो इसकी नॉर्मली यहाँ परसेंटेज लिखी होती है, तो कैसे करोगे, 10/30 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25/100. नेक्स्ट कितना है, 12/30, इसकी कितनी है, 35/100. नेक्स्ट है जी आपकी 8/30 और 40/100. तो फिर से आप एलसीएम सेम ही लेना. तो यहाँ पर आएगा 250, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 420 प्लस 320 और डिवाइड बाय 3000, तो कितना आएगा भाई, 0.9. तो ये है जी आपका आंसर. तो ये है जी आपका आंसर. मुझे जस्ट एक बार आंसर चेक करने दो ताकि यस बिल्कुल सही होगी ना. अब देखो यहाँ पर मैं इसका आंसर इसलिए मैच करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि आंसर मेरे पहले लिखे ताकि बच्चों को बाद में कंफ्यूजन ना हो. नहीं तो बच्चे इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि ये वीडियो में सर ने गलत करवा दिया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन इट इज अ कैबेज सीड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कैबेज सीड है, गिवन दैट ये हो चुका है कि वो जर्मिनेट करेगा. ये हो चुका है कि वो जर्मिनेट करेगा, मतलब वो नीचे आएगा. कैबेज कौन सा है, E2. ये लो जी. क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, सर जी आता है. तो देख लो 25 की ऑलमोस्ट सभी केस स्टडीज जो हैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है. मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चन है ना, सबका लेवल जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. और इससे आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा कि यस हमें ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें पहले से पता है, 420/3000 और इसकी वैल्यू कितनी है, ये टोटल हम निकाल चुके हैं, 990/3000. तो ये आएगा 420/990. यस, मेरा आंसर जो है बच्चे बिल्कुल एक्यूरेट है. तो ये केस स्टडी भी हमने सॉल्व कर ली. आ जाओ नेक्स्ट केस स्टडी पर. क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़ना. थ्री स्टूडेंट्स नेहा, रानी, सैम टू गो टू द मार्केट टू परचेज स्टेशनरी आइटम्स. नेहा बाय 4 पेन्स, 3 नोटपैड, 2 रेजर्स एंड पेज ₹60. रानी बायज 2 पेन. ओके, यहाँ पर कुछ बच्चों ने कुछ ना कुछ खरीदा है, पेन, नोटपैड और इरेजर, 3 चीज़ें हैं.
यस, ये मैट्रिक्स मेथड वाला क्वेश्चन आ गया, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बहुत इजी है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर सेट में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम देखो यहाँ पर उन्होंने बोला कि इतने रुपीस उन्होंने पे किए हैं। देखो अगर मैं पेन का प्राइस लिखूँ यहाँ पर, पेन प्राइस देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेन, ठीक है, उसका प्राइस अगर मैं लिखूं यहाँ पर x रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या है नोट पैड, ठीक है, उसके बाद है आपकी नोट पैड, नोट पैड का प्राइस लिखो, एक नोट पैड का y है, और इरेजर, एक इरेजर का प्राइस है आपका z। ये लिखना थोड़ा सा इजी रहता है। अब इक्वेशंस बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी, 4 पेन्स, नेहा की बनाओ। उसने 4 पेन लिए, एक पेन अगर x का है तो 4 कितने होंगे, 4x के, 3 नोट पैड और 2 इरेजर्स, कितने रुपीस की, 60। नेक्स्ट इक्वेशन बनाओ, रानी बाइज 2 पेन, 4 नोट पैड एंड 6 इरेजर, कितने रुपीस की, 90। नेक्स्ट 6 पेन, 2 नोट पैड एंड 3 इरेजर, कितने रुपीस की, 70। ये लो जी, ये इक्वेशन बन गई। फॉर्म द इक्वेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द प्राइस ऑफ ईच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है बच्चे। आपको पता है कि यहाँ पर हमारा ए मैट्रिक्स कैसा होगा, 4 3 2 2 4 6 6 2 3। उसके बाद होता है एक्स मैट्रिक्स, उसको हम लिखेंगे एक्स वाई और जेड। उसके बाद हम लिखेंगे कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, वो लिखेंगे 60 90 और 70। तो तीनों इक्वेशंस जो हैं बच्चे मैंने लिख दी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए डिटर्मिनेंट एंड कंफर्म इट इज पॉसिबल टू। जस्ट हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। एक नंबर यहाँ से मिल गया, एक नंबर यहाँ से मिलेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। कैसे करेंगे, 4 3 12 -12 -3, 6 36, 6 36 प्लस 2, नेक्स्ट कितना आएगा, 4 -24। तो यहाँ पर 0 आएगा। ये कितना बना, -30 को -3 से प्लस 90, और ये कितना है -20 को 2 से -40। तो कितना आ गया डिटर्मिनेंट, 50। ऑब्वियस सी बात है कि कन्फर्म हमें कर दिया कि इसमें डिटर्मिनेंट जो है पॉसिबल, ए इनवर्स निकालना पॉसिबल है, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। 2 नंबर हमने ले लिए। नेक्स्ट फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स हमें फाइंड करना, इफ पॉसिबल राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंड एक्स। तो ऐसा करके उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो इसके को फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसका 50 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले को फैक्टर्स हम निकालेंगे, तो A11 ऐसे निकाला करो, A12 A13, ठीक है। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो कैसे आएगा, 12 -12 कितना आया, 0। नेक्स्ट A12, तो 6 -36, तो कितना आया, -30 मतलब +30। नेक्स्ट 4 -24 मतलब -20। नेक्स्ट को फैक्टर भी निकाल लेते हैं, A21 A22 A23, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 1 वाला। 9 -4 कितना आएगा, -5। 12 -12 कितना आया, 0 2 3। 8 -18 -10 मतलब +10। अब लास्ट रह गए A31 A32 A33। ये आपको आना चाहिए। मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली करवाया था, बट आप ना प्रैक्टिस करा करो प्लीज़। बहुत से बच्चे इसको इग्नोर करते हैं और इसमें एक भी गलती हो गई आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। 18 -8 मतलब +10, 3 2 ये वाला है ना। 24 -4 कितना आया, -20 आएगा, 3 3। 16 -6 तो कितना आया, 10। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, को फैक्टर लिखो 0 फिर 30 है फिर -20 है फिर -5 है फिर 0 है फिर 10 है फिर 10 है फिर -20 है फिर 10 है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ई। एडजॉइंट ई कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, 0 30 -20 -5 0 और 10
10 माइनस 20 और 10। ठीक है जी, तो ये आपका एडजॉइंट ए है। ठीक है, मेरे को आंसर चेक करने दो, ऐसे वैसे बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई गलती की गुंजाइश वैसे है नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोला ए इनवर्स निकालना है ना, ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर 1/50, इसको वैसे ही लिख लो, तो ये आ गया जी ए इनवर्स। उन्होंने ये भी बोला कि इनवर्स निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लिखो, वो फॉर्मूला होता है x = ए इनवर्स बी। हम जस्ट ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने करिए, हम लिखा हुआ फॉर्मूला टू फाइंड एक्स। ठीक है, राइट। ठीक है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 8, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 4 नंबर हम ले चुके हैं। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 8i वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब आपके सामने बच्चे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th क्वेश्चन, वो एडिशनल क्वेश्चन है। ए स्क्वायर पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर ये लो। अब दोनों जो हैं वो 3x3 हैं, दोनों जो हैं वो 3x3 हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा आपस में, मतलब कि मल्टीप्लाई जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो आओ मल्टीप्लाई करते हैं इनको। ए स्क्वायर कितना आएगा, 4 4 16 + 6 + 12। नेक्स्ट आ जाओ, 12 + 12 + 4। नेक्स्ट आ जाओ, 8 + 18 + 6। इस तरह से हम सभी कर सकते। अब देखो बच्चे, ये आपकी ए स्क्वायर में डायरेक्टली वैल्यू निकाल ली, आपको मल्टीप्लाई करना आता है पहली रो को पहली कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरी कॉलम के साथ, इस तरह से। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 8i हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इसको दोबारा से लिख लो बच्चे, यहाँ पर इसको दोबारा से लिखो यहाँ पर। तो उसके बाद क्या करेंगे, 8i, आपको पता है 8i हम कैसे करेंगे, ये लो, ये लिख लिया, -8i। -8i कैसे होगा, 8 0 0 0 8 0 0 0 8। इसको सॉल्व कर लो, 34 में से 4 गए तो 26 आएगा, 28 और 32, फिर 52, ये गएगा तो अगेन 26, यहाँ पर 46, यहाँ पर कितना आएगा 46, 32 और 33 में से 8 गए तो कितना आएगा, आई थिंक 25। तो ये बच्चे आपका आंसर है, मतलब ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये बड़ी आसानी से हमने इसको कर लिया। आई होप ये आपको बच्चे क्लियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कैसा है। अब देखो बच्चे, अगर हम इस केस स्टडी की बात करें, मुझे ये बताओ क्या ये आपने लैडर वाला क्वेश्चन नहीं किया, तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में से पूछा गया, बस थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। एनसीईआरटी 6.1 रेट ऑफ चेंज में से ये क्वेश्चन क्या है, ए लैडर, तभी बोलता हूँ एनसीईआरटी को हल्के मत लेना। ए लैडर इज फिक्स्ड ऑफ लेंथ h इज टू बी प्लेस्ड अलोंग दी वॉल। तो ये आपकी लैडर है, ठीक है, ये आपकी लैडर है, इसकी हाइट, मतलब हाइट बोल रहा हूँ सॉरी, इसकी लेंथ h है। It is free to move along the height of wall। ठीक है, एक्सप्रेस द डिस्टेंस y बिटवीन दी वॉल एंड फुट ऑफ, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर बच्चे मार खाते हैं कई बार। एक्सप्रेस द डिस्टेंस y बिटवीन दी वॉल एंड फुट ऑफ लैडर, जो मतलब कि वॉल और फुट ऑफ लैडर के बीच में है लेंथ, वो कितनी है y, इन टर्म्स ऑफ h एंड हाइट x ऑन दी वॉल। ये आपकी ऑब्वियस ये बच गई, तो ये क्या है, आपकी हाइट है वॉल की। Also write an expression in terms of h and x for the area of the right triangle as seen from the side। Okay, तो यहाँ पर बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस y को हमें इन टर्म्स ऑफ h, या मतलब कि x जो है वो लिखना है। आपको ये समझ में आया बच्चे, y को देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको पता है कि पाइथागोरस बन रही है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें वाई स्क्वायर को लिखना है, तो इसको क्या लिखोगे, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लो जी, एक पार्ट तो हो गया। और क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। आल्सो राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एच एंड एक्स। ओके ठीक है जी, 1/2 बेस कितना है जी हमारा y और हाइट कितनी है हमारी x। ठीक है जी, अब इन टर्म्स ऑफ h और x लिखना है, तो y की वैल्यू कितनी फिल करोगे, यहाँ पर y की वैल्यू फिल कर दो, h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू एक्स, प्लस माइनस मैं नहीं लिखूंगा। तो ये आपका आ गया जी एरिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया एरिया, यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा उन्होंने। 1 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स हाइट, विद रिस्पेक्ट टू द हाइट
ऑन दी वॉल x एंड फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट। मेनली हमें डेरिवेटिव करना है यार, उसको 0 के बराबर रखे क्रिटिकल पॉइंट आएगा और उसके बाद हम उसको मैक्सिमम या मिनिमम जो भी ये कर देंगे। मतलब हमें क्लियर है कि मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, वैसे है ये रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन था। तो अब एरिया को दोबारा अगर हम लिखें इसको, ठीक है, अगर मैं एरिया को दोबारा लिखूं, सेकेंड पार्ट है आपका वो है 1/2 एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अगर आपने मेरे से मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है और इसको हमें मैक्सिमम करना है तो हम एक लॉजिक यूज़ करते हैं, जब भी अंडर रूट आता है हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ताकि क्योंकि अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता है कि ये हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ का कोई चीज़ मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो 1/4 यहाँ पर हम यही लॉजिक जो यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये आ गया। अब इससे हमारा z जिसको हमने a स्क्वायर लिखा क्या बन जाएगा 1/4 एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। अब इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, एच स्क्वायर यहाँ पर 2x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू क्या करेंगे 0, ताकि क्रिटिकल पॉइंट आए। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, तो एच स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 4x क्यूब। अब ये सिंगल पावर क्यूब कट कर सकते हैं, तो एच स्क्वायर 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये भी कट कर दो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2। तो x कितना आ गया h/√2, प्लस माइनस में नहीं लिखूंगा। तो क्रिटिकल पॉइंट जी हमने ढूंढ लिया, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, शो दैट द एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल इज मैक्सिमम एट द क्रिटिकल पॉइंट। तो एरिया को मैक्सिमम करना है तो इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, तो इसको डबल डेरिवेटिव कर दो, मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, तो डबल डेरिवेटिव कर दो। आओ डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी को करेंगे। तो 1/4 एज इट इज, ये कितना है 2h स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1, ये कितना बनेगा 12x स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते देखते कितनी वैल्यू आ रही है इसको, 1/4 2h स्क्वायर माइनस 12, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है h स्क्वायर बाय 2, ये आपस में कट गया, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस के 4h स्क्वायर बाय 4, यही है ना, 2 माइनस, तो कितना आया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है मैक्सिमम, तो हमारा एरिया जो है वो क्या होगा मैक्सिमम। शो दैट द एरिया, यस वो मैक्सिमम है, यही हमें शो ही करना था, ठीक है। अब और क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज कर दिया, जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, एक्स्ट्रा पार्ट में क्या, ए फुट ऑफ द लैडर हुज लेंथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया उन्होंने, फुट ऑफ लैडर। अगर मैं इसकी डायग्राम फिर से आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब ये आपकी लैडर है, अब लैडर की हाइट जो लेंथ जो है वो 5 मीटर दी हुई है, ठीक। और क्या हमें दिया, इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स दी वॉल। अगर आपने रेट ऑफ चेंज का वो क्वेश्चन किया, उसमें हम खींच रहे होते हैं, यहाँ पर हम दीवार की तरफ जो है वो खींच रहे हैं। नॉर्मली हम जो है देखो, नॉर्मली हम जो है ना वो इसको इस तरह से खींचते हैं इधर की तरफ, उस क्वेश्चन में इसको हम वॉल की तरफ, आपको पता वॉल जो है वो x है, ये y है, तो ये वॉल की तरफ हम मतलब कि जो है धकेल रहे हैं लैडर को, ठीक है। किस रेट से, सच द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द डिस्टेंस y जो है 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये डिस्टेंस जो कम होगा तो यहाँ पर dy/dt हमें कितना दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हमें, एट वट रेट द हाइट ऑन द वॉल इंक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो हमें बेसिकली यहाँ पर dx/dt निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज क्वेश्चन हम इसी तरह से करते हैं, ये ऑब्वियसली इंक्रीज अपने आप आंसर आएगा। अब आपको रिलेशन निकालने की नीड नहीं है, यहाँ पर रिलेशन आपको पता है पहले से, हमें पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू h, या ऐसा करो h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख लो। अब आपको पता है ये 25 है, 5 का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डेरिवेटिव कर दो 0 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt। तो यहाँ से dx/dt की वैल्यू कितनी आ गई, वो वैल्यू आई जी -2y dy/dt, और 2x भी नीचे आ गया, ये भी कट गया, ठीक है, ये भी कट गया। तो dx/dt हमें निकालना है, तो मेरे पास कितना आया -y/x, dy/dt की वैल्यू है -2, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कहाँ पर निकालना dx/dt, व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 3 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। जब मैं इसको धकेलता जाऊंगा यहाँ तक, तो जब 3 मीटर डिस्टेंस रह जाएगा, तो आप क्या करो
25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब y की वैल्यू 3 है, जब y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 25 में से 9 गए तो 16, तो x कितना आ गया बच्चे 4। ठीक है, प्लस माइनस वही लेंथ है, 4 प्लस ही लिखूंगा। तो यहाँ पर वैल्यू फिल कर दो, तो dx/dt फाइनली कितना आएगा, एक्स वाई की वैल्यू है 3, यहाँ पर पहले से 2 पड़ा है, यहाँ पर पहले से 2 पड़ा है, माइनस माइनस ओके, यहाँ माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, और x कितना है हमारा 4। तो कितना आया, इसको कट कर दो, तो 3/2 मीटर पर सेकंड। देखो खुद से प्लस आ गया, मतलब वो x जो है वो इंक्रीज करेगी। तो ये केस स्टडी भी हमारी बच्चे कंप्लीट है। एक बार आंसर चेक करने, तो वैसे आंसर बिल्कुल सही है हमारा, यस बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या दिया हुआ है, ए शॉप सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल स्मार्टफोन्स ऑफ ओनली 3 रेप्यूटेड कंपनीज ABC। एक मतलब कि शॉप है जो 3 तरह की कंपनीज के जो है वो फ़ोन जो है वो सेल करती है, ठीक है। बिकॉज द चांसेस ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट स्मार्टफोन आर ओनली 5% 4%, क्योंकि इनमें डिफेक्ट होने के चांसेस सिर्फ 5% है, 4% एंड 2% है। इन हिज इन्वेंट्री ही हैज़ 25% स्मार्टफोन फ्रॉम कंपनी ए, 35 कंपनी बी के हैं और 40% कंपनी सी के हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, अगर डाटा हम लिखें, अगर हम इन कंपनीज का डाटा लिखें तो ये आपकी कंपनीज हैं, ठीक है। तो E1, ये आपको E1 सपोज कर लो, आपको प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है E3, ठीक है। अब ये इस कंपनी के कितने स्मार्टफोन्स हैं, उस दुकानदार के पास 25%, इसके 35% हैं और इसके 40% हैं। अब इसमें डिफेक्ट होने के चांस, डिफेक्टिव के होने के चांस कितने हैं आपको पता है, 5%, 4% एंड 2%। ए पर्सन बाय द स्मार्टफोन फ्रॉम दिस शॉप फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज डिफेक्टिव। यार वही क्वेश्चन है कि वो डिफेक्टिव है। अब मुझे बताओ कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूं, उसको अब ए सपोज कर लूं। सर ये हो सकता है कि वो, आप क्या बोलोगे, डिफेक्टिव होने के चांस क्या है, सब ये बोलोगे हो सकता है कि वो पहली कंपनी का हो, ए कंपनी का, और वो डिफेक्टिव निकल जाए। सर ये भी हो सकता है कि वो दूसरी कंपनी का हो और फिर वो डिफेक्टिव निकल जाए। सर ये भी हो सकता है कि वो तीसरी कंपनी का हो और फिर वो डिफेक्टिव निकल जाए। मेरे को बताओ इसमें कुछ मुश्किल है आपको, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे ये। तो ए प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की निकाल लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 25 और डिफेक्टिव होने की 5। ये है जी आपका 35, डिफेक्टिव होने की 4। ये है आपकी 40%, डिफेक्टिव होने की 2। मैं कुछ भी कट नहीं कर रहा हमेशा की तरह। नीचे 10,000 आएगा, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा यहाँ पर 125, 140 और 80, ठीक है। तो कितना आ गया, 5, 4, 1 कैरी हो गया, तो 345 बाई 10,000, 345। मेरे को कैलकुलेशन चेक करना, यस बिल्कुल सही है। तो पहला क्वेश्चन बच्चे आपका हो गया। आओ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 2 नंबर क्वेश्चन हमने कर भी लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव स्मार्टफोन वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी। इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो कंपनी 2 ने बनाया और वो डिफेक्टिव निकल चुका है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, E2 और नीचे क्या लिखेंगे, वही सेम। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है, ये कितनी है, 140 बाय 10,000 और नीचे वाला ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी कि अगर आप देखो तो केस स्टडी का लेवल ऑलमोस्ट हर एक मतलब कि सेट में जो है 2025 के वो सेम है। और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी केस स्टडी अब आपको मुश्किल लगने वाली है और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इस लेवल पे जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी 16, वेक्टर में से केस स्टडी। ये पूरे जितने भी सेट्स हैं तो ये इकलौती मतलब कि उस पेपर में मतलब कि ये केस स्टडी है जिसमें वेक्टर में से केस स्टडी आई है। 3 फ्रेंड्स A, B एंड C। अगर आप, मैं देखो फिर अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, अगर आप 2024 के स्टूडेंट होते और अगर आपने मेरा वेक्टर अलजेब्रा की 13 डेज सीरीज देखी है तो सेम केस स्टडी मैं करवा चुका था और ये पेपर में पूछी गई थी, ठीक है। तो 3 फ्रेंड्स A, B, C मूव आउट फ्रॉम द सेम लोकेशन। यहाँ से 3 जो है वो दोस्त हैं, ठीक है, सेम टाइम डिफरेंट डायरेक्शन, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में गए। दे मूव आउट ऑन स्ट्रेट पाथ, वो स्ट्रेट पाथ डिसाइडेड दैट A एंड B आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन विल मीट एट C
at his pre-decided destination following straight path from A to C and B to C such that OA is equal to A, वो दिया हुआ ओके ठीक है जी ठीक है। बेसिकली क्या है, तीन दोस्त हैं, तीनों दोस्तों ने डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जाने का डिसाइड किया और ए और बी ने डिसाइड किया जैसे ही वो अपनी डिसाइड लोकेशन पर पहुंचते हैं उसके बाद वो डायरेक्टली सी के पास आएंगे, तो क्वेश्चन क्या पूछा, कंप्लीट द गिवन फिगर टू एक्सप्लेन देयर एंटायर मूवमेंट। देखो कंप्लीट फिगर हमें कंप्लीट करनी है, कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे मान लो अगर मैं ए की बात करूँ तो ए यहाँ ये बी तक गया, तो ये बी जो है बच्चे ये यहाँ तक आके अगर आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है जी। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ए तक गया और ए तक गया, उसके बाद ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, कहाँ से ले रहा हूँ मैं, यहाँ से, ठीक है जी। तो मैंने जो है डायग्राम बच्चे कंप्लीट कर दी, तो एक नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड दी वेक्टर्स AC एंड BC। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो है फाइंड दी वेक्टर AC वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, OC माइनस OA। अब आपको पता है OC वेक्टर कितना है, आपके सामने पड़ा है 5A माइनस 2B और OA कितना है A वेक्टर, तो कितना आंसर आया 5A माइनस 4A माइनस 2B। और क्या फाइंड करना है, AC वेक्टर एंड BC वेक्टर। ये लो BC वेक्टर भी फाइंड करो, वो कितना होगा उल्टा OC माइनस OB। OC आपके सामने पड़ा है 5A माइनस 2B और OB वेक्टर है आपका B, तो कितना आया 5A माइनस 3B। तो ये देख लो ये भी हमने कर लिया। मुझे सिर्फ ये बताओ आपको कुछ मुश्किल लग रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, इफ, देखो ये क्वेश्चन उलझाने की कोशिश है, इफ A डॉट B इज इक्वल टू 1, 2 नंबर हम ले चुके हैं, डिस्टेंस O टू A इज 1 किलोमीटर, O से लेके A तक का डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर है, O से B तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन OA एंड OB, आल्सो फाइंड द A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। देखो O से लेके A तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, O से लेके B तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। वो ये पूछ रहे हैं OA एंड OB के बीच में एंगल, OA एंड OB के बीच का एंगल, यस OA, ओके। वो हमसे बच्चे ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, OA एंड OB, ये वाला। अगर दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल निकालना होता है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चे cos थीटा इज इक्वल टू OA वेक्टर डॉट OB वेक्टर डिवाइड बाय OA का मैग्नीट्यूड OB का मैग्नीट्यूड, यही फॉर्मूला होता है। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं, OA वेक्टर कितना है, ये देखो A वेक्टर, OB कितना है B वेक्टर। अब OA ये है बेसिकली A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब A डॉट B अगर आप ध्यान से देखो, A डॉट B हमें 1 दी हुई है, A डॉट B हमें 1 दी हुई है। अब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है A वेक्टर की लेंथ, और लेंथ हमें 1 किलोमीटर और B की 2 किलोमीटर, तो 1/2 है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एंगल निकाल लिया। और हमसे क्या पूछा है उन्होंने, उन्होंने पूछा है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बता दो। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आपको पता है A मॉड B मॉड साइन थीटा, और आपको पता है क्योंकि यहाँ पर मॉड है तो एन कैप हम यहाँ पर नहीं लिखते। ए मॉड आपको पता है 1 है, वो 2 है, साइन 60 बच्चे कितना होता है √3/2, तो कितना आ गया √3। ये लो जी आपका पूरा 4 नंबर की केस स्टडी हो गई। और मुझे सिर्फ ये बताओ इसमें मुश्किल, इतना आसान क्वेश्चन है यार ये। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको वो नहीं आता तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वो उन्होंने ये बोला इफ A वेक्टर ये है B वेक्टर ये है तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू। ये आपकी NCERT का क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, A प्लस B निकालो। A प्लस B कितना आएगा 2 तो है ही नहीं है, I तो कुछ है ही नहीं है, -j प्लस j 0j और 4k माइनस k प्लस 3k। तो ये बेसिकली इसको नाम दे दो C वेक्टर। सेम वे से यहाँ पर आप ये निकालो A माइनस बी, 2 में से गया तो 2i आएगा, ठीक है, इसको नाम दे दो D वेक्टर। अब -j में से -j गया तो -2j, 4k में से माइनस +5k, तो ये लो जी। अब हमें आपको पता है एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों के क्या हो परपेंडिकुलर, तो इसका एक ही तरीका है कि आप यहाँ पर C क्रॉस D निकाल लो, C क्रॉस D,
तो ये बहुत आसान है। तो I, J और K, तो 2, 0 और 3, 2 - 2 और 5 निकालते हैं इनको। तो I कैप कितना आएगा 0 + 6, बस कैलकुलेशन में स्टिक मत करना यार। 10 - 6 + K कैप, तो -4 0 आएगा बाकी, तो कितना आ गया 6I -4J -4K, ये कितना आ गया C क्रॉस D। अब साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, वो कितना आएगा 36 + 4 + 4 कितना आ गया, सॉरी 4 + 4 नहीं 16 + 16, तो ये कितना बन गया 36 46 56 68। ठीक है जी। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, C क्रॉस D डिवाइड बाय C क्रॉस D का मैग्नीट्यूड, तो कितना आएगा 6I -4J -4K डिवाइड बाय √68। इसको डिवाइड करना हुआ मतलब कुछ कॉमन निकाल के कुछ कट करना हुआ तो आप कट कर सकते हो, वैसे ये आंसर बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट केस स्टडी पर। ये नेक्स्ट हमारी सेकंड लास्ट केस स्टडी है, इसके बाद एक केस स्टडी रह जाएगी और हमारे 25 की सभी केस स्टडीज़ जो हैं वो कंप्लीट हैं। कैम्फोर इज़ अ वैक्सी कलरलेस सॉलिड विद स्ट्रॉन्ग अरोमा दैट evaporates through the process of sublimation and if left open at a room temperature। मुझे कुछ नहीं पता, चाहे मुझे पता चाहे नहीं पता, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। ए सिलेंड्रिकल कैम्फोर टैबलेट सिलेंड्रिकल शेप में है वो। हुज हाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुज हाइट जो है, हुज हाइट इज इक्वल टू रेडियस, हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है। evaporates when exposed to air, the rate of reduction of its volume is proportional to surface area, तो dV/dt is equal to Ks is the differential equation where V is the volume as surface area। तो ये कुछ इक्वेशन हमें dV/dt is equal to Ks, dV/dt इसको लिख लेते हैं पहले, dV/dt is equal to Ks, और तो कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। सब्स्टिट्यूटिंग V इज इक्वल टू πr³ एंड S इज इक्वल टू 2πr², ये उन्होंने लिखा ही हुआ है। वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही मिलती है। सॉल्व इट एट गिवन दैट r0 इज इक्वल टू 5। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है, ठीक है। सॉरी, पहला क्वेश्चन रह गया ना, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें अगर आप ऑर्डर, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है 1, तो इसमें ऑर्डर कितना होगा 1 और उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है वो भी 1 है। तो ये ऑर्डर और डिग्री हमने 1 निकाले, एक नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की वही बात, तो इसको हमें सॉल्व करना बेसिकली। तो dr/dt इज इक्वल टू 2/3k, इसको सॉल्व करना, वेरिएबल सेपरेट कर लो यार। तो dr इज इक्वल टू 2/3, ये तो कॉन्स्टेंट ही है dt। अब कर लो जी इसको इंटीग्रेट, यहाँ पर आएगा r 2/3, यहाँ पर आएगा t प्लस c। अब उन्होंने बोला कि r0 इज इक्वल टू 5 है, यानी कि t की वैल्यू अगर मैं 0 फिल करूँ, t की वैल्यू अगर मैं 0 फिल करूँ, वो कि r और t में ही है, t के लिए 0 फिल करूँ तो r कितना आ रहा है 5, r कितना आ रहा है 5। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आएगी, r इज इक्वल टू 2/3k t प्लस 5। तो ये आपका आंसर है, मुझे आंसर चेक करने दो। यस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत आसान है। इफ इट इज गिवन दैट r इज इक्वल टू 3 एंड t जो है वो टाइम जो है 1 घंटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हैंस फाइंड t फॉर r इज इक्वल। देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। देखो इसी इक्वेशन में r इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, r को क्या फिल करोगे 3, 2/3k और t की वैल्यू कितनी है 1 घंटा प्लस c कितना है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 इज इक्वल टू 2k प्लस 15/3, इसको करो 9 इज इक्वल टू 2k प्लस 15। तो 2k कितना आया, 9 माइनस 15 मतलब माइनस के 6, तो k कितना आ गया माइनस के 3, k निकालना, ठीक है। हैंस फाइंड t फॉर r इज इक्वल टू 0, ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। हैंस फाइंड, ये भी करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर करने वाला हूँ, तो हैंस ये वाला, हैंस फाइंड t, r जो है वो 0 है,
2/3, के हमारा -3 है, टी हमें फाइंड करना है +5, ठीक है। तो ये तो आपस में कट गया, तो 0 - 2t + 5, तो 2t = 5 विच एम्प्लाइज टी कितना आ गया 5/2, तो 2.5 आवर्स, यही आंसर आया 2.5। यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये देखो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है, इफ इट इज गिवन दैट r = 1 एंड t = 1, तो फाइंड द वैल्यू। सेम वही क्वेश्चन है, r = 2/3 kt + 5। उन्होंने यही बोला है, उन्होंने ये बोला कि r1 है t1 है, चलो फिल करो, r1 t भी 1 है, ये लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको -4 2/3 k, इसको कट करो तो कितना आया, k की वैल्यू आई -6, ठीक है जी। उन्होंने और क्या बोला है, उन्होंने बोला फाइंड t r अगर 0 है, r को फिर से 0 पुट कर लो, k हमारा -6 है, t क्यों हमें फाइंड करना है, तो कितना आया, इसको कट करो -2, तो 0 = -4t + 5, 4t = 5t कितना आ गया 5/4। तो ये बच्चे हमारे लिए बहुत आसान, आई थिंक ये भी आपको क्लियर है, ठीक है जी। आ जाओ हमारे आज की लास्ट केस स्टडी की बात करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने यहाँ पर गेस किया हो, जितने भी सेट्स हैं, हर एक सेट में एक बात कॉमन है कि हर एक सेट में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन केस स्टडी में है और लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बेस्ड अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ रेगुलर मेडिकल चेकअप्स इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको। इन हॉस्पिटल इट वॉज फाउंड दैट आउट ऑफ 1000 पीपल, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ 1000 पीपल 700 वर हेल्दी, 200 मेंटेन्ड एवरेज हेल्थ एंड 100 हैड पुअर हेल्थ। मतलब यहां पर तीन चीजों की बात हो रही है, हेल्दी, एवरेज और पुअर। ये देखो लिखा भी हुआ है, इसको A1 सपोज करना है, इसको A2, इसको A3। ड्यूरिंग अ पैंडेमिक द डाटा एक्सप्रेस दैट द चांसेस ऑफ पीपल contracting the disease from category A1, A2 and A3 are 25%, 35% and 50% respectively। अगर हम डाटा को ध्यान से लिखें बच्चे, डाटा हमें ये कहता है कि A1 कैटेगरी है, उन्होंने A1 ही बोला है, तो उसके 700 हैं, A2 कैटेगरी के 100 हैं और A3 कैटेगरी के, आई थिंक उल्टा लिख दिया मैंने, A2 के कितने हैं, A2 के कितने हैं, A2 है 200 और 100, ये 200 है और ये 100 है। अब उनमें उनके चांसेस कितने हैं कि वो जो है उनको डिजीज़ कैच कर सकता है, 25, 35 और 50। तो डिजीज़ होने के चांसेस 25% है, 35% है और 40 है और 40, ठीक है जी, 25, 35 और 50, ओके 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आप देखो, डाटा हमें क्लियर है, ए पर्सन वाज टेस्टेड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज। एक पर्सन को सेलेक्ट किया गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको डिजीज है। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, डिजीज मतलब उसको डिजीज है, तो कैसे करेंगे सर, ये हो सकता है कि वो गुड हेल्थ वाला हो बट उसको डिजीज हो गया, ये हो सकता है कि सर वो एवरेज हेल्थ वाला हो बट उसको डिजीज़ हो गया, ये भी हो सकता है कि वो पुअर हेल्थ वाला हो और उसको डिजीज़ हो गया। ये देखो जी, अब ये आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, A1 की, ये टोटल कितना था 1000 था, तो कैसे करेंगे 700/1000 इनटू इसकी कितनी है 25/100, इसकी 200/1000, इसकी कितनी है 35/100, इसकी कितनी है 100/1000 और इसकी कितनी है 50/100, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको कट ही कर लो, यहाँ पर ये होगी, सबके कट हो रहा है, कैलम थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इसको करोगे मल्टीप्लाई 175/1000, ये कितना आएगा 70/1000, ये कितना आएगा 50/1000, इसको ऐड कर लो यार, तो 5 1 कैरी होगा 295/1000, मुझे चेक करना तो सही है,
295, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है 295। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, गिवन दैट द पर्सन हैज़ नॉट कॉन्ट्रैक्टेड द, पर्सन को डिजीज नहीं हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फ्रॉम कैटेगरी A2। इसको बहुत ध्यान से करना है। अब देखो पर्सन को डिजीज नहीं हुआ, मतलब डिजीज उसको हैज़ नॉट, उसको डिजीज नहीं हुआ है, मतलब उसको डी, उसको ऐसे लिख लो डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो उसको वो कैटेगरी A2 का है, मतलब वो A2 कैटेगरी का, तो ये फाइंड करना है। तो नॉर्मली यहाँ पर डिजीज उसको हो गया, वो A2 कैटेगरी, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये नॉट वाला आया, तो इसको कैसे करेंगे आपको पता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा A2 और यहाँ पर क्या लिखूंगा, D कॉम्प्लीमेंट बाई A2, ध्यान से लिखना है। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, D बाई A2, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं सेम, यहाँ पर D कॉम्प्लीमेंट, नीचे भी सेम ऐसे ही करेंगे, A1 यहाँ पर D कॉम्प्लीमेंट बाई A1, A2 D कॉम्प्लीमेंट बाई A2, यहाँ पर A3 D कॉम्प्लीमेंट बाई A3, ऐसे करेंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे लिखेंगे, देखो A2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/10 इंटू 2/10, और नॉट की कितनी है, देखो A2 है, उस बंदे को 35% जो है बंदों को, मतलब कि वो मतलब कि डिजीज हो रहा है, तो 65% को नहीं हो रहा, 65/100। सेम नीचे ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/10 इंटू, अब 25% को हो रहा है तो 75% को नहीं हो रहा, ये तो सेम ही लिख दो, 2/10 65/100 प्लस, अब A3 कितने हैं, 1/10। अब देखो A3 में डिजीज 50% को हो रहा है, 50% को नहीं हो रहा, तो बस इसको हमें सॉल्व कर देना है। मैंने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है, तो इसका आंसर आएगा बच्चे, इसका आंसर आएगा 130/705, 130/705। तो यहाँ पर बच्चे वीडियो हमारी ख़त्म है। तो हमने देखो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने पेपर सारे डाउनलोड किए थे, और जितने भी पेपर थे मैंने सबकी केस स्टडीज़ जो हैं वो करवा दी हैं 25 की। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं एक पिन कमेंट छोड़ के जाऊंगा, तो उसके नीचे आपको कमेंट करना है कि आपको 24 की या 23 की मतलब केस स्टडीज़ चाहिए। तो अगर बहुत से बच्चे कहेंगे तो हम 24 की और 23 की भी सभी केस स्टडीज़ को एक ही वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे मिशन बोर्ड 2026 के साथ जुड़िए बच्चे, क्योंकि इसमें हम किसी भी चैप्टर को 3 लेवल्स में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से करोगे बच्चे, इस साल आपको मैथ्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।